नीट, जेईई, पीसीबी, पीसीएम सह फाउंडेशनची तयारी आता एकाच छताखाली. कोणाळे क्लासेस, नांदेड. Welcome students. So I and Rajas sir, we welcome you to the chemistry solution from the paper NEET 2022 17th of July. आज के इस पेपर में सभी बच्चों ने पेपर देख के ये अंदाजा तो डेफिनेटली लगा ही लिया है कि पेपर जो है एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड था. एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे फिर आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे फिर आपका बायोलॉजी हो. एंड आई एम वेरी श्योर कि कोणाले कोचिंग क्लासेस के बच्चे जो है उन्होंने पूरा एनसीईआरटी फोकस पढ़ाई किया था. पूरा कंटेंट जो है क्लासरूम कंटेंट से ही पेपर आया हुआ था एंड इतना एग्जॉस्टिव टेस्ट प्रैक्टिस लिया था. तो आई एम डैम श्योर द केसीसी के बच्चे बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने वाले एग्जाम में. केसीसी इज गोइंग टू रॉक. क्या बोलते रहे सर आप? यस सर, बिल्कुल. एक्चुअली हम लोगों ने जो क्लासरूम प्रोग्राम चलाया है उसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो फिजिकल के हो, चाहे ऑर्गेनिक के हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक के हो, सभी कुछ एक्सक्लूसिवली बेस्ड अपॉन आवर क्लासरूम प्रोग्राम और उसके साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. मतलब जिन बच्चों ने हमारा क्लासरूम सेशंस अटेंड करा है, साथ साथ टेस्ट सीरीज अटेंड करी है, उसका तो मैं श्योर करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली गलत नहीं हुआ. आखिरी में जो आपने केमिस्ट्री के ऊपर टेस्ट सीरीज लिया था, ब्लॉक केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ईमानदारी से हर एक टेस्ट अटेंड किया है उनको तो मैं बोलता हूं बहुत ही जबरदस्त तरीके का फायदा हो रखा है. एंड दूसरी बात जब पूरा सिलेबस खत्म हुआ, पूरे सिलेबस के बाद जब रिवीजन सेशन चालू हुआ था, मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से याद है. रिवीजन सेशन में बाकायदा पूरा एनसीईआरटी बोर्ड पे डिस्प्ले करके हर एक लाइन टू लाइन बच्चों से रिवाइज करवाया था, जिससे कि फिर चाहे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला हो, चाहे आपका हिटार्ड रिएक्शन हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो, चाहे रिडक्शन वाले हो, चाहे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, चाहे जो भी क्वेश्चंस हो, हर एक क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी ने अपने क्लासरूम कंटेंट से रिलेटेड ही है. यहां तक कि मैं तो बोलता हूं कल फिजिक्स के फैकल्टी मेंबर्स जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उस समय देवर सिंह भाई ऐसे कितने सारे सवाल है जो एज इट इज उन्होंने क्लासरूम कंटेंट में सॉल्व किए थे. तो आई थिंक द केसीसी स्टूडेंट्स आर रियली गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंड बहुत ही बढ़िया स्कोर आने वाला है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपके एक्साइटमेंट को बहुत ज्यादा और ना बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं अपना नीट 2022 का केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन विद रजत सर एंड मी. स्टार्ट करते हैं. चलिए गाइस, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सरफेस केमिस्ट्री से, और जो जनरली हम मानते भी हैं कि सरफेस केमिस्ट्री में हार्डी सेल्जे रूल से ही क्वेश्चन आते हैं. कोगुलेशन पावर के बारे में बताना, नेगेटिव सोल के बारे में दिया है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है जो फ्लोकुलेशन पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ये सभी कुछ पावर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के. जिसके पास में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका फ्लोकुलेशन पावर होने वाली है. अगर हम नॉर्मली देखें तो यहां पर जितने भी दिए हुए हैं, तीन के तीनों दिए हुए हैं, इनके पास में आराम से देख लिए बिल्कुल. इसमें एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, दूसरा +2 चार्ज है और तीसरा +1 चार्ज है. तो 3 to 1 ये वाला चीज करेक्ट दी गई है. इसके साथ में नीचे देखोगे तो पॉजिटिव जो सोल है तो उसको कौन बैलेंस करेगा? वैसे निगेटिव वाला. तो निगेटिव वाले में देखोगे तो Cl- दिया हुआ है, सल्फेट 2- दिया हुआ है और फॉस्फेट 3- दिया है. तो कौन से वाला ज्यादा है? -1, -2, -3, ये वाला ज्यादा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आंसर गलत दिया. तो ये वाला सही हो गया. ये वाला स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. राइट बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट. ये हमारा पॉलीमर का क्वेश्चन है. पॉलीमर का क्वेश्चन बहुत ही सीधा आपके नोटबुक में कायदे से लिख के दिया है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है. क्या बोल रखा है यहाँ पे? बोलता है फाइबर्स पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. बड़ी सीधी सी बात है, फाइबर्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है. उसके पीछे सिंपल रीजन है क्योंकि वहां पे आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है, जिस वजह से फाइबर्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ डेफिनेटली ज्यादा होता है. तो पहला करेक्ट है, जबकि हमको पूछा गया नॉट करेक्ट. दूसरा क्या? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर रिपीटेडली सॉफ्टन एंड हार्डन ऑन कूलिंग. एकदम करेक्ट है. तभी तो थर्मोप्लास्टिक जो है रीयूजेबल होते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पे उनको हीट करके कूल करते हैं, हीट करके मेल्ट करते हैं, बाद में कूल करके उनको हार्ड करते हैं. तो दूसरा स्टेटमेंट भी बढ़िया तरीके से सही. जैसे आपके पॉलीथीन हो गए, पॉलीप्रोपिलीन हो गए, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब सेलोफेन हो गया, ये सब आते हैं बेटा आपके थर्मोप्लास्टिक में, जो कि हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं, कूल करने पे हार्ड हो जाते हैं, रीयूजेबल है.
थर्ड क्या दे रखा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, ये गलत है, सरासर गलत है। जैसे कि आपका बैकेलाइट, या फिर सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपके घर पे जो फाइबर की चेयर्स होती है, फाइबर की चेयर जो आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बनी होती है, क्योंकि जब वो टूट जाती है कभी रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बड़ा सिंपल रीजन है, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं बेटा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में बहुत ही ज्यादा क्रॉस लिंकिंग एंड ब्रांचिंग होती है ना, बहुत ही ज्यादा क्रॉस लिंक एंड हेवी ब्रांचिंग होती है, जिस वजह से थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है रीयूजेबल नहीं होते, मतलब ये वाला जो है गलत है। बाकी तो बड़ा सीधा सीधा, इलास्टोमर्स है पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सभी को पता है रबर इलास्टोमर कैटेगरी में आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वीक होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका थर्ड, थर्मोसेटिंग आर नॉट रीयूजेबल, वो जो रीयूजेबल दिया है वो गलत है, एकदम से गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायरलिटी। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं या तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन यानी हैलो अल्केन में से है, या फिर हम बोलेंगे ये भाई आपका आइसोमेरिज्म का सवाल है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। हमको पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखते क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा परफेक्ट है। मान लीजिए ये आपने कुछ ऐसा ले लिया, यहां पे बेटा है आपका हाइड्रोजन, यहां पे है ड्यूटेरियम, एज्यूम करते हैं यहां पे आपका OH, यहां पे है आपका CH3, इसकी रिएक्शन कर दीजिए आप किसके साथ, PCl5 के साथ। ये रहा आपका कायरल सेंटर। इसका मैकेनिज्म जो है सभी बच्चों को पता है, क्लासरूम में कायदे से लिख के दिया है। ये होता है यहां पे जब आपका क्लोराइड अल्टीमेटली अटैक करता है कायरल सेंटर पे, बैक साइड से अटैक करता है, ये आपका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, ये आंसर इस तरीके से बनेगा। यानी कायरल सेंटर पे जब SN2 रिएक्शन हो जाएगा, इन्वर्जन हो गया, एकदम परफेक्ट है। आप चाहो तो देख लो, प्रायोरिटी 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, रोटेशन कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज S है, यहां पे देखिए रोटेशन कैसा है, 1 है, 2 है, 3 है, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन R है बेटा, जबकि यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका S कॉन्फ़िगरेशन, यानी इन्वर्जन हो चुका। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, एनांशियोमर्स आर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये सरासर गलत है, ये सरासर। अगर इनैनिशोमर सुपर इंपोजेबल होते तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। सो आपका क्लियर कट सही सही आंसर है, इनैनिशोमर्स आर नॉट सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, तो आंसर यही होने वाला है। रेसमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर इज योर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर। जब एक ही कंपाउंड के दो एनांशियोमर दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो इक्विमोलर अमाउंट में होंगे, तो डेक्स्ट्रो का रोटेशन लीवो का रोटेशन एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल, यानी नेट रोटेशन बड़ा क्या आ गया, जीरो आ गया नेट रोटेशन, यानी रेसमिक मिक्सचर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है। SN1 रिएक्शन एनांशियोमर्स यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ, एकदम बढ़िया तरीके से सही है ये वाला स्टेटमेंट भी। तो हमको पूछा गया इनकरेक्ट, तो सही आंसर होना चाहिए एनांशियोमर्स आर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है आपका वो दे रखा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सभी बच्चों को याद आना चाहिए ये वाला जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का मेथड है, सभी को पता है। इस रिएक्शन में आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन जो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो जैसे ही बेटा ये इस पे अटैक करेगा, जैसे इस पे अटैक करेगा, ध्यान से देखना कैसे बन जाता है। यहां पे ये रहा हमारे पास बेटा, यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये रहा हमारे पास योर RMgX दैट इज ग्रिग्नार्ड, प्लस हमने ये ले लिया CO2, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, पहली रिएक्शन तो जाहिर से बात है ईथर मीडियम में कैरी आउट करते, क्योंकि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में हम ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं लेते जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। नाउ ग्रिग्नार्ड बीइंग अ न्यूक्लियोफिलिक, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा,
पाई वन इधर शिफ्ट हो चुका, देखिए कैसा बनेगा, ये बन जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम जी एक्स, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बड़ा क्लियरली दे रखा है। तो देखिए ये बन गया आपका आर सी ओ एम जी एक्स। अब इसके आगे क्या किया जाएगा, जैसे बेटा हम इसके आगे करते हैं हाइड्रोलिसिस, सभी को पता है हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस में ये जाएगा टूट, इसको क्या मिल जाएगा H प्लस, बन जाएगा यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला है आपका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का। हमको पूछा गया Y क्या है यहाँ पे, तो Y रहा ये वाला आपका एडक्ट। Y क्या है इस रिएक्शन का, एक एडक्ट है जो कि यहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो है आपका RCOO माइनस MgX, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ओके हियर इज वंस अगेन, प्यारे रजत सर प्लीज, हियर इज योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। देखिए गाइस, इस बार फिर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया है एक मोल कॉन्सेप्ट का। आप सभी को पता है जनरली जो फिजिकल वाला जो पोर्शन आपके पास में आया हुआ है वो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। आओ जरा इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसने बोला है कि वन मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन के बारे में बात करिए, और ये इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को ये समझना है कि ये मोलर नहीं दिया, मोलल दिया है, पहली बात। दूसरा, इसने बोला है कि कितने मोल्स दिए हुए हैं, 0.5 मोल्स दिए हैं और वो भी सॉल्यूट के। तो आपको सॉल्वेंट के बारे में आइडिया बताना है कि कितना बन करके आना चाहिए। आओ जरा इसके बारे में देख ले क्या सीन रहता है इसके लिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि मोलैलिटी के बारे में आप आइडिया दो। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, और नीचे अपन लेते हैं सॉरी ऊपर लेते हैं अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं ऊपर, और नीचे लेते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें निकालना क्या, सॉल्वेंट के बारे में निकालना है। मोलैलिटी दी गई कितनी है 1, ओके, मोल्स दिए हुए हैं 0.5 और डिवाइड बाय हमें मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल करके आएगा वो ऑब्वियस सी बात है, ये जनरली यहां पर किलोग्राम में निकल करके आना है। तो जो मास निकल करके आया वो आया 0.5 किलोग्राम, और अपने को इसमें चेक कर लेना है कि किस चीज में दिया गया है। इस किलोग्राम को आप हटा दीजिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने ग्राम आ गया, तो इसका मतलब 500 ग्राम सॉल्वेंट निकल करके आ गया। दैट इज योर आंसर नंबर 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाइड्रोजन से आया हुआ क्वेश्चन है। आप सभी लोग ये चीज देख सकते हो कि हाइड्रोजन हो, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी एंड एफ ब्लॉक हो, इनसे टोटल मिलाकर के 8 से 9 क्वेश्चंस बन करके आए हैं, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक ब्लॉक की सीरीज ही चलाई थी। इसके साथ साथ पूरा 1 महीने से ज्यादा ही हम लोगों ने इसी पर ही फोर्स किया था कि आपको किस चीज पर ज्यादा एम्फेसिस करना है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। अगर इसको देखोगे भी तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग से भी इसको बच्चा सॉल्व कर सकता है। दिया क्या गया है आइए जरा देख लेते हैं। इसमें दिए हैं MgH2, अच्छा दूसरा क्या दिया है GeH4 दिया है, और B2H6 दिया है, और साइड में दिया है HF के बारे में। ये सारी की सारी चीजें इसने कहानी गिवन कर दी है, देख लेंगे। आओ जरा इसके बारे में देखें। सबसे सिंपल सी बात कि इसमें हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो बोरॉन फैमिली है वो गरीबों की बस्ती है, गरीबों वाली आती है। तो इसमें जनरली हम देखेंगे तो ये BH3 डाइबोरेन दिया है, BH3 का डायमर है, तो अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास में 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और लॉन पेयर तो होंगे, होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया। मतलब अगर हम B2H6 को देखेंगे तो B2H6 किससे मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से। तो C किससे मिलकर के आ गया, सेकंड से मिलकर के आ गया। MgH2 जो मिलकर के आया है, MgH2 अपने आप में क्या बनेगा, S ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर MgH2 S ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, मतलब आयनिक कंपाउंड बनकर के आएगा। इसके पास में देखोगे तो ये जो है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का, मतलब कार्बन फैमिली का है, CH4 टाइप का होगा, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके पास में कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएगा। और लास्ट के बारे में बात करें तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है 2 लॉन पेयर इधर की तरफ हो गए और 1 लॉन पेयर इसके पास में हो गया। तो मतलब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही, उसके साथ में इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है, इसको हम हाइपरवैलेंट भी बोल सकते हैं। और यहां पर देखा जाए तो हाइड्राइड से क्वेश्चन आया तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, मतलब ये वाला A का होना चाहिए आयनिक, A का आयनिक केवल इसी पर दिया है। इतने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल हाइड्रोजन का बिल्कुल
बिल्कुल ही बकवास सा सवाल, मतलब इसमें देखा जाए तो हम नीचे स्ट्रेंथ की तरफ भी नहीं बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेंगे बिरादर सर। जी सर। राइट बॉयज, ये रहा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा सवाल जो कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। एंड जैसा मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं अपने भाई, बहुत सारे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट को नजरअंदाज करते, निगलेक्ट करते, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं हर साल, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका जेई हो, यहां तक कि जेई एडवांस हो, बेटा हर केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल आए हैं। अब अगर आपने सही ढंग से अपना रिवीजन सेशन अटेंड किया होगा तो आपको याद आना चाहिए, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे रखा है क्वेश्चन, एज इट इज। रिवीजन सेशन में मुझे बहुत ही क्लियर याद है, आपको बोर्ड के ऊपर एनसीईआरटी का चैप्टर ओपन करके बताया था, अंडरलाइन भी करवाए थे पॉइंट्स आपसे। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बोलता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखना। पहला स्टेटमेंट बोलता है the boiling point of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons of comparable molecular masses because weak molecular association in aldehyde and ketone due to dipole interaction। एकदम सही फरमा रहा है ये, एकदम सही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो जो हमारे aldehydes and ketones है, aldehydes and ketones में अगर आप ध्यान देंगे तो जरा ध्यान से देखिए, ये रहा यहाँ पे आपका, मान लीजिए कोई मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे आपका aldehyde, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ खींचने वाला है, जाहिर से बात है इसके ऊपर तैयार हो गया माइनस पोल, इसके पास तैयार हो गया आपका प्लस पोल। यहां पे किसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर इसको कंपेयर किसके साथ करने को बोला, इसको कंपेयर करने को बोला हाइड्रोकार्बन के साथ। भाई जब हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो हम बोलेंगे या तो अल्केन होंगे, या फिर आपके अल्कीन्स होंगे, या फिर आपके अल्काइंस होंगे, यहां तक कि हम बात कर सकते हैं हमारे बेंजीन की। तो इन सभी में सिर्फ वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी तरीके का डाइपोल इंटरेक्शन है नहीं। इसके लिए डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा इससे तो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। तो यहां पे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन में डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से वहां पे एक वीक ही सही लेकिन एक बढ़िया सा मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से अल्डिहाइड्स एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आपके हाइड्रोकार्बन से क्या हो जाता है, ज्यादा। ये तो स्टेटमेंट एकदम सरासर सही है, एकदम बढ़िया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एकदम सही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला था अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन देम, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जबकि बेटा अगर हम बात करते हैं हमारे अल्कोहल्स की, है ना, अगर हम बात करते हैं हमारे अल्कोहल्स की तो जरा ध्यान से देखिए, अल्कोहल जो है दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस तरीके से। तो अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन स्ट्रांग है, हेंस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड एंड कीटोन से ज्यादा है। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, दोनों स्टेटमेंट है सही। ध्यान दीजिए यहां पे बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है एनटीए पेपर सेटर ने। अक्सर बच्चों को आदत होती है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट वाला ऑप्शन नॉर्मली फर्स्ट होता है, सेकंड ऑप्शन होता है पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन दूसरा पहले का रीजन नहीं है, ये इस तरीके का होता है। लेकिन यहां पे उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से शफलिंग की है ऑप्शन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है आपका फोर्थ, क्योंकि दोनों के दोनों क्या यहाँ पे करेक्ट है। वंस अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम योर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। वंस अगेन अल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यहाँ पे मैचिंग करना है प्रोडक्ट फॉर्म एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद। अच्छा, साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है, बहुत ही सीधा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साइनोहाइड्रिन बनता है जब अल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या ऐड किया जाए, HCN ऐड किया जाए। एसिटल कैसे बनता है बेटा, एसिटल बनता है जब अल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल ऐड करते हैं, सबको पता है एसिटल फॉर्मेशन का रिवर्सिबल रिएक्शन है, अल्कोहल का एडिशन करते हैं अल्डिहाइड कीटोन में, ड्राइसेल गैस के प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन इक्विलिब्रियम फॉर्म में शिफ्ट कैसे करते हैं, बाय रिमूविंग दी वाटर रैपिडली। सीधा सीधा क्लासरूम नोट का क्वेश्चन है। चिफ बेस, अगर कोई बच्चा भूल गया होगा चिफ बेस क्या है, चिफ बेस बनता कैसे बेटा, चिफ बेस बनता है आपका जब हम किसी अल्डिहाइड एंड कीटोन में किसका एडिशन करते हैं, जब अल्डिहाइड कीटोन में जब हम किसी अमाइन का एडिशन करते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। वीक एसिडिक मीडियम होता है, फीबली एसिडिक मीडियम होता है, पीएच जो है लगभग 4.5 to 5 के आसपास में होता है। इस केस में ये अल्टीमेटली यहां से क्या हट जाता है आपका वाटर, ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NR, बेसिकली आपका सब्स्टिट्यूटेड इमीन है,
ये क्या आपका सब्स्टिट्यूटेड इमीन है, इसको बोलते हैं हम लोग चिप बेस। तो ए के लिए 4 ऐसा ऑप्शन कहां पे, ए के लिए 4 इमीडिएट बन जाता है आपका साइनोहाइड्रिन, HCN, एसिटल अल्कोहल, चिप बेस अमाइन। ऑक्सैम बनते कैसे, अल्डिहाइड कीटोन में जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की एडिशन करते हैं बनते हैं ऑक्सैम। तो इसका आंसर बढ़िया तरीके से रहेगा आपका सी आंसर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके रजत सर का क्वेश्चन है यहाँ पे। यस गाइस, चलिए देखिए अब जो क्वेश्चन आया हुआ है वो स्टेट्स ऑफ मैटर का है, और स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ से बिल्कुल प्यारा सा सवाल, बार बार आपको बताया और देखा भी जाए तो मतलब बिल्कुल ही क्लियर कि ये स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए जरा थोड़ा सा देख लेते हैं डाल्टन प्रेशर के बारे में क्या कहानी है। अच्छा, इसमें आपको बहुत ध्यान से ऑप्शन को चूज करना होता है क्योंकि हल्का सा क्वेश्चन जो है ट्रिकी रहते हैं जनरली, अदरवाइज बाकी तो सभी चीजें बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को देखना है, और मैंने बार बार बोला है आपको कि जब कभी भी क्वेश्चन आपको ये बोला जाए कि इसमें इनकरेक्ट बताओ, नोट करेक्ट बताओ, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, उसको गोल कर लेना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आपको यही चीज इसमें ऑब्जर्व करनी होती है। आइए जरा सबसे पहले देख लेते हैं कि डाल्टन्स लॉ कहता क्या है। मतलब किसी भी गैस पर लगने वाला पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस पर लगने वाला पार्शियल प्रेशर, मान लिया ए गैस का है, तो उसका जितना भी टोटल प्रेशर उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसमें उसका मोल फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे निकल कर क्या जाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जितना टोटल प्रेशर लग रहा है वो उसमें प्रेजेंट सारी की सारी गैसेज के बराबर है। मान लिया उसमें 2 गैस प्रेजेंट है तो 2 गैसेज के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, मतलब अकेले अकेले जितना भी लग कर आया। आइए जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सी चीज दी गई है। पहली बात, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, एक गैस दूसरी गैस और तीनों गैस के सम के बराबर होगा, ये तो सही है। हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है, बहुत ध्यान से आपको इसको चूज करना है। नेक्स्ट वाले को देखो, टोटल प्रेशर ये वाला दिया है, उसका मोल फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। और देखा जाए तो इसको ही इसने कन्वर्ट करा है, मतलब कहने का ये हो गया कि हम लोगों को ये पता है कि PV = nRT, और किसी जगह पर वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा किसी भी गैस के लिए, तो केवल और केवल जो चेंज होगा वो चेंज होगा क्या, केवल और केवल मोल्स। तो इसका मतलब इसी को ही हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर कौन कौन से सही हो गए, इसका मतलब हमारे सामने जो ऑप्शन सही होकर के आए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, इसमें देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, और ऑब्वियस सी बात है ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन आपको गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3, बिल्कुल सीधा साधा स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, ओके। मैं हमेशा बोलता हूं बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन वो चैप्टर से है जो चैप्टर आपको सही मायने में पढ़ते समय ही डॉक्टर बनने का एहसास दिला देता है। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, बहुत ही एज इट इज एनसीईआरटी से। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। जहां तक मैंने देखा लगभग 18 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फटाफट 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 बनने चाहिए थे। क्लासरूम नोट्स के बाहर, एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं। अब देखिए सबसे पहला क्या बोल रखा है यहाँ पे, आपको बोल रखा है एंटासिड कौन है, तो बहुत ही क्लियर है। एंटासिड जो है बेटा ये है आपका साइमेटिडाइन। कौन होता है आपका, रायनिटिडाइन। ये जो टेगामेट, ज़ैंटेक, ये आपके एंटासिड्स है। बहुत क्लियर क्लियर मैकेनिज्म भी दिया है, क्योंकि शुरुआत में आपके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जेल इस्तेमाल किए जाते थे एज एन एंटासिड। लेकिन वो सिर्फ क्या करते थे, सिम्टम से राहत दिलाते थे, रूट कॉज को ये इराडिकेट नहीं करते थे। तो रूट कॉज को इराडिकेट करने वाले कौन आए, साइमेटिडाइन एंड रायनिटिडाइन, दैट इज टेगामेट एंड ज़ैंटेक। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपका हिस्टामाइन का आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में जो रिसेप्टर्स है उनके साथ का इंटरेक्शन ही खत्म कर देते हैं, जिससे कि हिस्टामाइन बहुत ज्यादा एसिड रिलीज ना कर सके। इसका मतलब आपका एंटासिड का आंसर क्या होना चाहिए, साइमेटिडाइन। अच्छा, एंटी हिस्टामाइन। अब एंटी हिस्टामाइन क्या होता है, अब देखिए एंटासिड एंड एंटी हिस्टामाइन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एंटासिड का मैकेनिज्म क्या, एंटासिड का मैकेनिज्म ये है कि एंटासिड हिस्टामाइन का इंटरेक्शन रोकते हैं आपके इंटेस्टाइन, जो स्टमक में जो रिसेप्टर्स है उनके साथ, ताकि बहुत ज्यादा एसिड रिलीज ना हो सके। एंड एंटी हिस्टामाइन्स कौन होते हैं, एंटी हिस्टामाइन बेसिकली, एंटी हिस्टामाइन एंटासिड दे वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। एंटी हिस्टामाइन भी हिस्टामाइन के अगेंस्ट ही काम करते हैं, वो उनका रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन रोकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
these two work on different receptors. सो एंटीहिस्टामाइन्स आपको लिख के दे रखे हैं, कौन है यहाँ पे एंटीहिस्टामाइन बनेगा आपका सेल्डेन, है ना, आपको लिख के दे, क्लोरफेनिरामाइन, ब्रोमफेनिरामाइन, ये कई सारे जो है आपको फेनिलहाइड्रामाइन एंटीहिस्टामाइन्स आपको क्लासरूम में लिख के दिए है, तो ये बनना चाहिए। अच्छा, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कौन है? एनाल्जेसिक दो टाइप की सीखे हम लोगों ने, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। आपके नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में क्या आ जाता है? आपके एस्पिरिन आ जाता है, पैरासिटामोल आ जाता है, ये सब है आपके नॉन नार्कोटिक में। लेकिन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में सभी को पता है कौन आएगा आपका, मॉर्फिन आएगा। कौन आएगा आपका? मॉर्फिन आएगा, हेरोइन आएगा, कोडेन आएगा, राइट। तो ये एनाल्जेसिक के लिए बनेगा मॉर्फिन। एंटी माइक्रोबियल सैल्वर्सन, क्या है आपका? सैल्वर्सन आर्सेनिक बेस्ड है। क्या ये आपका सैल्वर्सन एक आर्सेनिक बेस्ड एंटी माइक्रोबियल है, ध्यान रहे सभी को, ठीक है ना। तो ये आपका, तो इस हिसाब से देखिए कौन सा मैचिंग हो रहा है। एंटासीड के लिए 4, दैट इज ए के लिए 4, सीधा सीधा 1 मिनट, एक ओके, एंटीहिस्टामाइन साइमिटिडाइन ए के लिए 3 वाला ऑप्शन कौन से? 2 ऑप्शन है, बी के लिए 4 कहां पे है? सॉरी, एंटीहिस्टामाइन के लिए कौन लगेगा आपका? सेल्डेन। बी के लिए 4, यस, करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके बाद बॉयज एंड गर्ल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जरा ध्यान से देखिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, चलिए गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री पर, और ब्लॉक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन फैमिली पर क्वेश्चन है। मतलब देखा जाए तो इसने सब टाइप के, मतलब एस ब्लॉक से भी क्वेश्चन दिए, ग्रुप 1 से, ग्रुप नंबर 2 से भी थोड़ा सा एक हल्का सा क्वेश्चन दे दिया उसने, हाइड्राइड के साथ में मिला करके दिया हुआ है उसको। अगर इसको नॉर्मली भी देखोगे तो इसने हर जगह से क्वेश्चन दिए, मतलब इसने ग्रुप 1 से क्वेश्चन दिया, ग्रुप 2 से क्वेश्चन दिया, बोरोन फैमिली से दिया, कार्बन फैमिली से दिया, नाइट्रोजन का हल्का सा छोड़ करके ऑक्सीजन फैमिली से क्वेश्चन है, हेलोजन फैमिली से क्वेश्चन है, और देखा जाए तो इनर्ट गैसेज को मतलब इसने केमिकल बॉन्डिंग के साथ में लिंक करके क्वेश्चन दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखो, उसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ दिस वन। एक्चुअल में आप सभी को बताया गया था कि जब कभी भी आप नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स पढ़ो, जब कभी भी आप लोग ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स पढ़ो, तो उन सभी में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट्स है जिनको मैंने घुमा फिरा करके आपको ट्राई करा के बताया था। इसको रटना नहीं है, समझ समझ के करना है। अब यहां पर देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, हम नॉर्मली देखेंगे अगर बॉइलिंग पॉइंट जब कभी भी बढ़ता है तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ना चाहिए, लेकिन इस वाले केस पे ऐसा ही सेम टू सेम अमोनिया के केस में नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इसको नॉर्मली देखेंगे तो H2S, उसके बाद में H2SE, उसके बाद में H2TE, और उससे पहले H2O आना चाहिए नॉर्मली। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इन सभी का तो मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर चल जाएगा, लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला स्टेटमेंट इसने गलत दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं अगला, और ये बार बार बताया गया था, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो हाइड्राइड्स प्रेजेंट होते हैं कि इससे क्वेश्चन बार बार आता है, और वही जनरली क्वेश्चन आए हुए भी हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड मतलब इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, जबकि ऐसा यहां पर नहीं है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आराम से आप लोगों ने फोड़ दिया होगा इसको। और जनरली अगले वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सवाल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर आए हुए दोनों के दोनों क्वेश्चन, एक है आईयूपीएसी पर आया हुआ है और दूसरा आपको केवल डेलो को कंपेयर करना है, मतलब देखा जाए तो सीएफएससी मतलब एनर्जी को कंपेयर करने वाली बात हो जाती है, वो भी बिल्कुल सिंपल और बेसिक सही क्वेश्चन। आओ जरा देख लेते हैं। और इस वाले क्वेश्चन पर देखिए, आइए जरा सबसे पहले देख लेते हैं। इसने दिया है सिल्वर के बारे में, एक H2O डाल दिया है, एक सिल्वर डाल दिया है और एक साइनाइड डाल दिया। नॉर्मली आप देखोगे तो ये प्लस और माइनस, मतलब इसका पहला नाम लेना पड़ेगा। जैसे हम नाम लिखते हैं उसके बाद में सरनेम लिखते हैं, सर कैटायन और एनायन का नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिख दो डाई एक्वा चेक करो कहां पर, एक तो यहां पर आ रहा है और दूसरा यहां पर आ रहा है। इसमें गेम केवल एक ही चीज का है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? इसकी 1 आएगी, इसकी भी क्या आएगी? +1 आएगी। तो दोनों पर अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 आती है तो इसका मतलब डाई एक्वा सिल्वर यहां तक, डाई एक्वा सिल्वर यहां तक, तो 2 ऑप्शन तो कट गए।
इसका मतलब हम ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1, और यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सही हो गया और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाता है 3, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा आंख खोल करके बिल्कुल धीरे से एक बार बस देख ही लेना था, तभी भी आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट गाइस, वंस अगेन कितना सीधा, बहुत ही बढ़िया। बट देखिए बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पूछे, भले ही लगे कि भाई सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जरूर है, लेकिन वहां पे जिस बच्चे ने खुद को बहुत काम रखा, कंपोज रखा, फोकस रख के किया होगा, बहुत ही सही तरीके से परफॉर्म किया है। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। अगर आप यहीं पे देखते हैं तो यहां पे देखिए क्या दे रखा है, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ आपका है, NaNO2 HCl CuCl। कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चा जल्दबाजी में सोच ले कि भाई ये सैंडमैन रिएक्शन है, भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन कंडीशन है, ये रिएक्शन कंडीशन आपकी डायजोनियम फॉर्मेशन की जो फिनॉल के साथ नहीं है, वो है आपके एनिलीन के साथ। ठीक है, अगर ये ध्यान से देखो, ये रहा यहां पे आपका एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का हम क्या करते हैं, एनिलीन का रिएक्शन हम करते हैं आपका NaNO2 प्लस HCl। ध्यान रहे सभी बच्चों को, इस रिएक्शन में डायजोटाइजेशन में टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल है ना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायजोनियम फॉर्मेशन में HCl शुड बी टेकन इन एक्सेस, क्योंकि जो HCl एक्सेस में लिया जाएगा वो क्या करेगा, आपके अनरिएक्टेड एनिलीन के साथ रिएक्शन करके एनिलीन का डायजोनियम के साथ अनवांटेड रिएक्शन प्रिवेंट करेगा। ये क्लासरूम में लिख के दिया आपको, बहुत जरूरी है वो वाला। तो आपका डायजोनियम बनता है एनिलीन से, ना कि फिनॉल से, ध्यान रहे। ठीक है, तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन तो बेटा आपका यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा क्या देखा, बेंजीन एंड HCl। भाई बेंजीन में HCl कब से ऐड होने लगा, HCl यानी आपका भले ही बेंजीन में अनसैचुरेशन है, लेकिन सभी बच्चों को पता है बेंजीन का जो अनसैचुरेशन है वो आपका डीलोकलाइज्ड है। इस वजह से आमतौर पे ऑर्डिनरी कंडीशन में बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होते। बेंजीन की फेमस रिएक्शन कौन सी है, वो है आपकी बेंजीन की फेमस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, ESR बोल देते हम लोग, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारी सबसे फेमस रिएक्शन है, तो ये भी गलत है। अब आते तीसरा, एनिलीन रिएक्शन HCl एंड हीटिंग बोल रहे। अरे भाई जब तुम एनिलीन की रिएक्शन इस HCl के साथ करोगे तो सभी को पता है एनिलीन एक बेस है, HCl एक अच्छा खासा एसिड है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन हीट कर भी दोगे तो मान लो सॉल्ट टूट भी गया इन केस, तो वहां से आपको क्लोरोबेंजीन थोड़ी मिलने वाला, मतलब ये भी गलत है। अब बचा कौन सा आपका फोर्थ, बेंजीन क्लोरीन। ये वही रिएक्शन आपका, ये वाला जो आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये रहा यहाँ पे आपका बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन जब हम करते हैं किसके साथ बोल रखा है आपको, क्लोरीन के साथ। सभी को याद होना चाहिए, यहां पे ले रखा है आपका अनहाइड्रस FeCl3, यानी कि लेविस एसिड है। एवरीवन नोज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लेविस एसिड का काम होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। क्या करता है, यहां से इसने किसको ले लिया, Cl-, जैसे Cl- ले लिया, यहां पे बन गया आपका क्लोरोनियम आयन। बेंजीन ने उसके ऊपर अटैक किया, जैसे बेंजीन ने उसके ऊपर अटैक किया, बॉयज एंड गर्ल्स ये देखिए यहां पे बन गया, यहां पे आपका क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स वीलैंड इंटरमीडिएट अरेनियम आयन। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना जो कि नॉन एरोमेटिक है, जो कि कैसा आपका नॉन एरोमेटिक है, ये यहां से क्या खींच लेगा, प्रोटॉन खींच लिया, ये वापस इधर बेटा क्या बन गया, यहां पे आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर है आपका 4। ठीक है, सही ऑप्शन है आपका नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रजत सर। गाइस अब देखो आपके पास में बिल्कुल प्यारा सा सवाल हेलोजन फैमिली से, और आप सभी को पता है कि हेलोजन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इंटर और हेलोजन कंपाउंड में हम नॉर्मली देखें तो अलग अलग टाइप के होंगे, XX-, XX-3, XX-5, XX-7 टाइप के।
अगर हम नॉर्मली देखें तो यहां पर आपको बहुत आराम से उसी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। बिल्कुल सही बात है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, एनसीईआरटी के अंदर भी लाइन लिखी गई है और हमने भी इसको चिक चिक करके बताया हुआ है, पता हुआ है आप लोगों को कि इंटर हैलोजन कंपाउंड हमेशा हैलोजन से रिएक्टिव होते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि ICl बॉन्ड जो होता है वो रिएक्टिव होता है I2 से, क्यों? लाइन से उठ करके डायरेक्ट सवाल, और इसके अंदर बोला गया है कि ये वीकर होता है देन I2 से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन रीजन दोनों के दोनों उसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ के आता है? दोनों करेक्ट है। तो इसका मतलब ये करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। मतलब जिन बच्चों ने असर्शन इस बार सर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है कि असर्शन टाइप, रीजन टाइप, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। यस सर, और इसमें बच्चे कई बार मतलब कुछ बच्चे कंफ्यूज होने के भी चांसेस काफी ज्यादा है इसमें। यस सर। बट जिन्होंने, जैसे मैं बार बार रीट्रेट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने बहुत शांत रखा, खुद के दिमाग को बहुत फोकस होकर काम किया, उन्होंने कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। एंड बार बार जैसा बोलते हैं हम लोग, क्लासरूम नोट्स को कायदे से बार बार रिवाइज करते जाए। टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए क्लासरूम नोट्स, फिर एनसीईआरटी, क्लासरूम नोट्स फिर एनसीईआरटी, एंड फिर अपने केसीसी के जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं फाइनल के पूरे प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से। वाओ, व्हाट अ सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल, मतलब पीरियडिक टेबल का बिल्कुल ये मतलब महावाहियात सवाल आप बोल सकते हैं कि मतलब इसने उठाने की कोशिश भी नहीं करी कि थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ लेकर के जाए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ ना बिल्कुल ही सिंपल कि इसने बोल दिया कि 119, मतलब बस इसका आप IUPAC नाम बता दो। ये मतलब सोते सोते भी सभी बच्चे आई थिंक कर देना चाहिए। जिसमें बोला गया है इसका तो आएगा अन, इसका आ जाता है अन, इसका भी आ जाएगा अन, और इसका आ जाएगा ऑब्वियस सी बात है इन, और अनियम बन जाएगा इसका नाम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक ही दिखाई देता है। ऑब्वियस सी बात है पहले वाला तो नहीं होगा, अनिल आ जाए तो 0 आ जाता है। यहाँ पर अनियम तो 111 आ जाना, इसमें देखा गया तो अनऑक्टियम 118 आ जाना है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस बार बड़े अच्छे तरीके से पूछी गई है और बहुत ही बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। ये तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने लास्ट में आपको ये भी समझा दिया था कि कहां कहां से आपको क्या क्या चीजें उठानी है, और वहीं से ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनकर के आए हैं। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, सभी टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल प्लेन क्वेश्चंस ही हैं, कोई बहुत ज्यादा अलग तरीके से क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछा अच्छा तरीके से गया है। आओ जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी रिडक्शन वाला। आओ जरा देख लेते हैं सभी के सभी। पहले तो ये चेक करो कि रिडक्शन पोटेंशियल दिए क्या? हाँ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगर इसके सारे डेटा को देख लें तो एक काम कर लेते हैं, जब कभी भी ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको एनोड कैथोड से कर सकते हैं, एक तरीका। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर सकते हैं। तीसरा एक और तरीका है जिसको आप लोग केवल ये देख लो कि कौन ऊपर प्रेजेंटर कौन नीचे प्रेजेंटर, नॉर्मली भी हमें ध्यान रहता है लेकिन हम फिर भी इसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात कि इस क्वेश्चन में हमेशा आप मैथमेटिक्स लगाते हो, प्लस माइनस को, पॉजिटिव निगेटिव ये बाहर निकल रहा है ऐसा कुछ नहीं है इधर। इसमें केवल ये देखो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा है 0.80, तो इसका मतलब Ag वाला सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे नीचे रखा गया सिल्वर। नॉर्मल केवल और केवल रिएक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। नीचे आया सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी होगा वो यहां पर आ जाता है। ये तो क्लियर हो गया। आओ जरा थोड़ा सा और आगे बढ़े। इसके बाद में नेक्स्ट वाला दिया है, इसके बाद में इस पर आओ तो अगला कौन सा आएगा? कॉपर आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव में। इसके बाद में थोड़ा और कम करेंगे, नीचे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हम लोग, तो इसमें हमारे पास में मिलेगा अगले वाला Fe, और इसके ऊपर मिलेगा जिंक। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है वो ज्यादा ताकतवर होता है, नीचे वाले को थप्पड़ मार के बाहर निकाल सकता है। अगर हम जिंक को देखें, आओ जरा इसके बारे में देख लेते हैं। यहां से देखते जाओ और इसको देखते चले जाओ। इधर देखो, क्या आयरन के पास इतनी ताकत है कि Fe को हटा सके? बिल्कुल है, हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिंक के पास क्या इतनी ताकत है कि Fe को हटा सके? बिल्कुल, जिंक ऊपर है तो ये भी इसको हटा पाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही। पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। मैं बार बार आपको बोलता आया हूं हमेशा कि जब कभी भी आप, और सर आप इसमें ऑब्जर्व भी करोगे कि इसमें जब कभी भी क्वेश्चन इसने पूछे हैं करेक्ट इनकरेक्ट, कौन से वाला स्टेटमेंट सही है कौन से वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपको बहुत फोकस के साथ में कामली इसको
ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन को करना था। ऑब्वियसली बात है, शक्ल पर लिखा है कि वो हम जो ट्रिक आपको बताए थे ना, इसमें बोला गया था छपा के बारे में बताया था ना लास्ट की तरफ, यहाँ पर जो भी कॉपर प्रेजेंट, इधर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर सिल्वर प्रेजेंट है, और इस सिल्वर के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको हटा पाए, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नीचे वाले के पास में इतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं है कि वो कॉपर वाले को हटा पाए, तो ये वाली रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं होगी। और जिंक वाला ऑब्वियसली बात है, ऊपर प्रेजेंट है तो नीचे वाले को हटा पाएगा, तो ये वाला पॉसिबल। इनकरेक्ट बताना है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल, बार बार ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार आया है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप लोगों ने पीवाईक्यूज में बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करे गए हैं। अब आइए जरा देखते हैं बिरादर सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट बॉयज एंड गर्ल, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, फंडामेंटल ये रूल हम बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। हमने सिंपल प्लेन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक इतना ही नहीं सीखा है, हम लोगों ने क्लासरूम में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, यहाँ तक कि हमने 10 एनुलिन, 12 एनुलिन, 14 एनुलिन, 18 एनुलिन तक हमने प्रैक्टिस कर रखी थी। तो यहाँ पे तो वहां तक गए ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं गए, बहुत ही बेसिक लेवल पे सवाल पूछा है सर। ये देखिए बड़ा क्लियर बोल रखा है, विच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक। ये तो भाई हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में सीख लेते हैं हम लोग। ये वाला जो है कैसा आपका, दिस इज योर ट्रोपाइलियम कैटायन, एरोमेटिक है। एरोमेटिक डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग, एरोमेटिक हम डिसाइड करते हैं हकेल रूल, है ना। क्या करते हैं हम लोग, 4n+2 डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड आना बहुत जरूरी है, 4n+2 डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बार बच्चे मिसअंडरस्टैंड करके इसको क्या बोल देते हैं, 4n+2 पाई बोलते कि ये कोई इक्वेशन है जहां पे आपको n की वैल्यू निकालनी है ना, n की वैल्यू निकालनी नहीं होती, ध्यान रखना। कुछ कुछ जगह पे दे रखा है कि n की वैल्यू 0 1 2 3 ये तो होती है, लेकिन कुछ जगह बोलता है n की वैल्यू इंडिकेट्स नंबर ऑफ रिंग। अरे भाई अगर n की वैल्यू नंबर ऑफ रिंग्स अगर है, एरोमेटिक के केस में n0 कैसे हो सकता है, n0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब रिंग है ही नहीं वहां पे, ऐसा बोल रहा है। तो भाई ये तो आपका n की वैल्यू नहीं निकालना, ये ध्यान रहे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी होती है बच्चों को। सीधा सीधा है 4n+2 डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। ये आपका साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन है, डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, ये भी एरोमेटिक है। दिस इज योर साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन है, वो भी एरोमेटिक है। बचा कौन, सिर्फ ये वाला थर्ड, क्योंकि आपका एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक होने की प्लानरिटी होना जरूरी है, जबकि स्ट्रक्चर नंबर थर्ड जो है नॉन प्लानर है। यहाँ पे एक जो कार्बन एटम है ये वाला, दिस कार्बन इज बॉयज एंड गर्ल sp3 नॉन प्लानर। आंसर क्या बन गया आपका, ये वाला बन जाता है आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए सर। यस सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा, बिल्कुल ही सिंपल, कार्बन के एलोट्रॉप्स, एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखा है पेज पे। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल इतना वाहियात सवाल है कि आप सभी को बिल्कुल आराम से पता है कि एलोट्रोप्स क्रिस्टलाइन और अमोर्फस 2 टाइप के होते हैं कार्बन के, और हम लोगों ने तो उसके अंदर से उठा करके निमोनिक्स की हेल्प से इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह को भी याद कर लिया था, 1 4 5 3, ये सभी केवल और केवल केसीसी के बच्चों को ही पता होगा कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, और अपने आप में एक तरह की ये बॉन्ड लेंथ तक होगी, ये वहां तक गया ही नहीं। इसने सिंपल सा एक ही चीज जो आप जब सभी बच्चों को जनरल नॉलेज से भी पता होता है कि अगर हम केवल और केवल डायमंड करेक्ट बताना है। अच्छा एक और चीज इसमें, हाँ इस बार फिर थोड़ा सा आंख खोल करके करिएगा कि इसमें करेक्ट पूछा गया है। बताओ डायमंड जो होता है वो कोवेलेंट होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, sp3। मतलब इसमें देखा जाए तो एक सॉलिड स्टेट से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, नॉर्मली यहां से भी कर सकते हो, कार्बन फैमिली से भी कर सकते हो, कहीं से भी आप मानो, जहां से मर्जी वहीं से कर सकते हैं। कार्बन एक ऐसे 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 कंटिन्यूअसली जुड़ता जाएगा, इधर की तरफ बनता जाएगा, इधर की तरफ ZnS जैसी इसकी स्ट्रक्चर हुआ करती थी। कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ग्रेफाइट कभी भी आयनिक नहीं होगा, आप सभी को पता है, लेयर्ड फॉर्म बनाता है और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, हमें सही ढूंढना है। अगले वाला है डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही जवाब। अगला बोला है ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, वो भी बिल्कुल सही है, और वहां पर इसी की वजह से ही तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, वो घूमता है। अगले वाला देखो, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेंट, वो बिल्कुल गलत होगा, केवल और केवल ग्रेफाइट को ही उसमें यूज करते थे। और डायमंड 3D होता है और ग्रेफाइट ऑब्वियस सी बात है 2D स्ट्रक्चर होता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बन करके आया हमारे पास में, वो बन करके आता है ये वाला, करेक्ट बताना है ना इसके अंदर, बिल्कुल सही जवाब। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी बिरादर से लेंगे।
आइए जरा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पूछा गया है और पूछा भी गया है सॉलिड स्टेट से। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसमें बोला गया है कि एक असर्शन दिया है और दूसरा उसका रीजन दिया है। बहुत ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन सा सही कौन सा गलत, आपको इसकी रीजनिंग टाइप की एबिलिटी भी आपके पास में होनी चाहिए। आओ जरा सबसे पहले क्वेश्चन को देखें। इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट, अपन जनरली पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैंने आपको बताया भी था, चाहे कुछ भी बदल जाए इनका, लेकिन ये अपनी न्यूट्रलिटी बिल्कुल भी नहीं खोते। तो इसका मतलब ये वाली बात तो मुझे बिल्कुल सही लग रही, इवन इफ फ्यू ऑफ द कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। अगले वाला देखो, अगले वाला बोला गया है कि आयनिक सॉलिड फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है वो अराइज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम लैटिस पॉइंट। मैंने आप सभी को बताया था कि अगर मान लिया फ्रैंकल का मतलब ही होता है कि यहां से ये अपनी पोजीशन को छोड़ देगा और यहां से हट जाएगा और हट करके इसके बीच में इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर के बैठ जाता है। ऑब्वियस सी बात है अपनी न्यूट्रलिटी तो वो नहीं खोएगा। लेकिन देखा जाए तो ये भी ठीक है, देखा जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा। पूछा क्या गया है और उसके बाद में जवाब देखो कि ये वाला तो ठीक है, लेकिन क्या वो फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में ही इसका रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा गया। और जिस बच्चे ने मास्टर द एनसीईआरटी करी है, केसीसी के सभी स्टूडेंट को बोला गया था कि मास्टर द एनसीईआरटी एटलीस्ट आप जरूर करें, और इस बार आप लोगों ने देख भी लिया कि यहां पर मास्टर द एनसीईआरटी टाइप में जैसे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अभी बिरादर साहब आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, अभी सब इधर देखिए आप लोग सभी के पास में, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हम जेल डाल वो जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल प्यारा सा, वहां पर तो फॉर्मूले लगाने थे, रिएक्शन याद करनी थी, समझानी थी, वो कुछ भी नहीं पूछा केवल। और बोला गया था कि जेल डाल से आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं और बार बार आते रहे हैं। अगर मान लिया कहीं पर साइक्लिक नाइट्रोजन है, साइक्लिक किसी भी साइक्लिक के अंदर नाइट्रोजन फंस जाए तो वो टेस्ट नहीं देता, मतलब बच्चा केवल इसको भी देखेगा तब भी कर देगा। क्या नाइट्रो वाला देता है क्या? नहीं देता। यहां पर देखा जाए तो नाइट्रोबेंजीन, क्या ये टेस्ट देगा क्या? नहीं देगा। तो ये वाला भी नहीं हुआ। इसमें देखो जो जहां डबल बॉन्ड एजो कंपाउंड बनेगा वो भी नहीं, तो बचा क्या? केवल और केवल एनिलीन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पर देखो। थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन और बहुत ही हल्का सा प्यारा सा क्वेश्चन जो आप लोग केवल केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में भी देखते हो। आपको ये बताना है कि वर्क बताओ मैक्सिमम किस में होगा। मतलब आपको सिंपल सा एक ही काम करना है कि वर्क मतलब एरिया अंडर द कर्व। चेक कर लो, महसूस कर लो, केवल केवल महसूस कर लो, इसमें तो है ही नहीं, इसमें केवल महसूस कर लो कि इसमें किस में एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है। शक्ल पर ही लिखा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? पहला, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है बोरोन फैमिली से क्वेश्चन, मतलब बोरोन फैमिली से, मैंने आपको बोला कार्बन फैमिली से क्वेश्चन आया, बोरोन फैमिली से क्वेश्चन आया। आइए जरा देखते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी पे बिल्कुल सीधा सीधा लिखवाया गया है। हमने मॉडल्स भी लैब से या फिर आपकी क्लास में जो दिखाए गए हैं। पूछा क्या है? डायबोरेन, डायबोरेन की स्ट्रक्चर, डायबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? B2H6। मैंने आपको बोला था कि BH3 जो होता है वो हाइपोवैलेंट कंपाउंड 2 बार मर के डायबोरेन मतलब डायमर बनाता है, और एक बोरेन यहां पर, एक बोरेन यहां, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये सब कुछ टोटल जितना भी आपके सामने लिखा गया है ये पूरा का पूरा प्लेन में होता है, और एक ऊपर हाइड्रोजन और एक नीचे की तरफ, इस तरीके से हमारे पास में हाइड्रोजन मिलकर के आती है। आओ जरा इसके बारे में देखें। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां, कितने सेंटर? 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए। कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 आ गए। क्लियर? 4 terminal hydrogen atoms and 2 boron atoms lie in one plane। ऑब्वियस सी बात है, पूरे के पूरे, एक ये 2 3
4 5 6, ये सारे के सारे किसके अंदर है? 4 तो टर्मिनल हाइड्रोजन है और 2 बोरोन एटम सभी के सभी एक प्लेन के अंदर रहते हैं। बोथ बोरोन एटम्स आर sp2, बिल्कुल गलत, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं आप लोग, और इसको मैंने बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि जो हाइड्रोजन होता है वो फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे घूमता रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट। आप आराम से देखते जाओ कौन सा करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट, कौन सा, आपको आराम से ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही ये अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। और बहुत ही प्यारा सा बार बार पूछे जाने वाला सवाल, ऐसा नहीं कि एक बार, पिछली बार भी आया था। इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि पीएच बताना है आपको, और दोनों का दिया है 50 ml, इसका यूज खत्म हो गया। पीएच बताएं, पीएच की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? pKa प्लस लॉग, ऊपर जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे किसकी कॉन्सेंट्रेशन? ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक बफर बनकर के आया इसलिए यहां पर एसिटिक एसिड को ले लीजिए। यूज करते हैं 4.57 प्लस लॉग। ऊपर आइए जरा, आप ऊपर देखिए 10 टू द पावर कितना दिया है? -1, ऐसा रख लेते हैं हम इसको। वो कितना दिया है? 10 टू द पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया? ये 10 बन गया। तो 4.57 प्लस लॉग कितना बन जाता है? 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 4.571 प्लस 1, इसका मतलब 5.57। ऑप्शन नंबर बन जाता है बेटा 4। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल आराम से। आपको पता भी है जनरली इस पर बफर पर क्वेश्चन आता है, और आ भी गया। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग से दूसरा सवाल है, एक और आएगा अभी। और आप लोग केमिकल बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन का जो इसने हाइड्राइड्स का आइडिया दिया था उसको भी केमिकल बॉन्डिंग से कर सकते थे। आइए जरा सी कार्बन के बारे में देख लेते हैं। कार्बन molecule has 4 electron with degenerate pi molecular orbital। ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर अगर आप डालोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पाई वाले मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताया था कि आप इसको हमेशा ऑक्सीजन से किया करो। मैंने बोला था कि ऑक्सीजन में 2p पाई स्टार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और दोनों के दोनों अनपेयर्ड होते हैं, और उसी की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हुआ करता था। शक्ल पर लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा क्या? मैंने बार बार बोला था कि आप ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिलेट करते हुए देखना, O2 माइनस, O2 प्लस, ये सारे के सारे कहानी घूम फिर के आती ही रहती है। आओ जरा इसके बारे में देखो। एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, बिल्कुल सही बात है। क्या ये डायमैग्नेटिक है? बिल्कुल गलत। अगर मान लिया इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन आपने उड़ाया भी, तब भी जाकर के इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द, क्या बनना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। इनकरेक्ट हो गया वो। नेक्स्ट आओ जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में देखा, इसको अपन नॉर्मल डायरेक्टली भी कर सकते हैं। O प्लस O2, O2 माइनस और O2 2 माइनस, इस तरीके से दिया हुआ है। 2 माइनस दिया हुआ है, इसके अंदर आओ जरा चेक कर लेते हैं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे हमारे पास 15। इसके पास में देखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ साथ आओ जरा देखिए, अगर मान लिया 14 होता तो बॉन्ड ऑर्डर होता 3, इसका होएगा 2.1, इसका 2 1.5 और 1, और उसी तर्ज पर सवाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही होगा, जिसके अंदर आपको एमओईडी बनाने की कोई भी नीड नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर लॉन पेयर, ये भी केमिकल बॉन्डिंग से सवाल है, और इधर भी केमिकल बॉन्डिंग से ही क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन। आपको बस ये देख करके बताना है कि जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर बन करके आए हैं, मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन कहां पर होगा। इसका मतलब IF5 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? ऐसे बना लोगे आप लोग। अगर नॉर्मली भी देखो तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। एक फ्लोरीन इधर आया, एक फ्लोरीन इधर आया, एक फ्लोरीन इधर आया, 2 इधर आ गए, और इसका मतलब एक लोन पेयर बच गया। एक लोन पेयर ही प्रेजेंट है, शक्ल पर भी लिखा है। दूसरा SF4 को, और अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग तो उसकी स्ट्रक्चर से भी समझ आ जाएगा नॉर्मली, और इसको हम ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। SF4 को देखोगे तो SF4 को मैंने बड़े प्यार से बताया था कि ये आपका झूला टाइप का बनकर के आएगा, जिसको बोलते हैं सीसो। एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट आया। नेक्स्ट वाला देखो XeF2 का मतलब अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो ये TBP जैसा बनकर के आना चाहिए। एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां,
और एक यहाँ कितने लोन पेयर आए इसके पास में बन करके 3। तो रिपल्शन किस में सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है इसके अंदर, और ClF3 के अंदर भी टी शेप एक ही इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बचेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आ जाना चाहिए 3। आइए जरा उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर आइए वापस। क्वेश्चन नंबर 69 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लीजिए सर आपका क्वेश्चन। यस राइट बॉयज एंड गर्ल्स, जो क्वेश्चन हमको यहां पे दे रखा है, ओके ये क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट। बहुत ही सही स्टेटमेंट है ये, बहुत ही सही स्टेटमेंट है। क्यों सही बोल रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुने। जब भी हम किसी प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन कराते हैं, देखिए क्या है, ये रहा आपका यहाँ पे RNH2। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करने बोला है, HNO2 के साथ, तो ये रहा आपने रिएक्शन कर दिया HNO2 के साथ, ये बन तो जाता है आपका ऐसा RN ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, ये आपका बन तो जाता है एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट, लेकिन ये सॉल्ट स्टेबल नहीं है। इसके लिए बहुत ही जल्दी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, एंड आपका मीडियम का पानी जो है, मीडियम का पानी इसके ऊपर अटैक करके यहाँ पे क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है, अगर आपके अमाइन कुछ इस तरीके से ब्रांच्ड है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन के जैसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके चलते यहाँ पे अल्कोहल जो आपका रीअरेंज्ड अल्कोहल भी बनेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन जाती रहती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है। अगर आप एरोमेटिक डायज़ोनियम की बात करते हो तो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका एरोमेटिक डायज़ोनियम आयन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ध्यान रखिए ये आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है आपका एरोमेटिक डायज़ोनियम आयन जो है। इसके लिए एलिफेटिक क्या होगा, अनस्टेबल, एकदम परफेक्ट सही है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डायज़ोनियम सॉल्ट, ये रहा मैंने यहाँ पे बना रखा है डायज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पे आपका। बट आगे देखिए क्या बोला है, विच आर स्टेबल इवन अबोव 300 केल्विन, गलत है। डायज़ोनियम सॉल्ट जो है आपके 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी आइस कोल्ड कंडीशन में ही स्टेबल होते हैं। आप जैसे इनको हीट करोगे या जैसे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक भी लेके आते हो, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। N2Cl हट के बेटा उसके जगह पे आ जाता है आपका OH। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। ऐसा ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड। वंस अगेन सर विद रजत सर। नेक्स्ट देखते हैं, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं जहां पर हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ये वाले कर लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77, एक अच्छा सवाल मोल कॉन्सेप्ट पर, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। आओ जरा इसके बारे में पहले ढंग से पढ़ना आप लोग इसको, उसके बाद में ही आप उसको छूने की भी कोशिश करना, अदरवाइज आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत प्यार से आप करोगे। इसके अंदर पूछा गया, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, और ये दिया गया और इसके बाद में सेकंड डेसिमल तक आपको बताना है। आओ जरा इसके बारे में देखें। अगर मान लिया मैं आपको बोलूं परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है कि जितना आपको चाहिए था और उसके अंदर से कितना प्योर मिला। या फिर हम केमिस्ट्री की टर्म्स में देखें तो वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस ऊपर लिख लेंगे, प्योर कंपाउंड, और नीचे आएगा वेट ऑफ इम्प्योर कंपाउंड या सब्सटेंस निकल करके आ जाना चाहिए। और परसेंटेज है गाइस, तो इसका मतलब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ में। लेकिन सवाल है क्या हो, जरा इसके अंदर देख तो ले पहले क्या क्या दिया है। क्या प्योर वाला दिया हुआ है? क्या प्योर वाला तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा और इम्प्योर वाला आपको निकालना पड़ेगा यहां से। तो 95 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये आपको जो है यहां पर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आओ जरा पहले वेट ऑफ प्योर के बारे में ही निकाल लेते हैं। वेट ऑफ प्योर कितना निकल करके आना चाहिए, सबसे पहले आपके सभी के पास में दिया है कितना, मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम दिया है। तो अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोल्स बन जाएंगे, और मोल्स से अगर हम वेट करना है तो उसका मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करने देना चाहिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 100 होता है। आओ जरा अगला वाला देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए आप लोग। 0.5 कितना दिया, मोलर दिया है, इसको 50 ml का मतलब 10 to the power -3, इतने क्या बन करके आ गए मोल्स। और 1/2 से आप इसको डिवाइड करे बिना या मल्टीप्लाई करे बिना, मतलब 1/2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। ये निकल करके आए, ये क्या निकल करके आए हैं, मोल्स, और मोल्स को आप लोग डायरेक्ट इसके अंदर बदल दीजिए। आओ जरा इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखें। सबसे पहले 10 to the power -3 से क्या ये 3 जीरो कट जाएंगी, और यहां से जो बन करके आया ये आया आपके पास में 2.5, ये बनकर क्या है 2.5 डिवाइड बाय 2,
इसका मतलब 1.25 ग्राम ये निकल करके तो आ गया, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारे पास में ये वाली वैल्यू तो आ गई है। अब यहां पर क्या आना चाहिए 95, इसके अंदर रख दो बस सारी वैल्यूज को उठा के। 95 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.25 डिवाइड बाय क्या W की वैल्यू निकालनी है इनटू 100 आ जाएगा। W की वैल्यू इधर लेकर के आ जाओ तो 1.25 इनटू 100 डिवाइड बाय 95। इसको नॉर्मली देखे तो ये 1 पॉइंट कुछ मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा तो 1.3235 3 के इसके बीच में आ जाना चाहिए, तो हल्का सा बढ़ा तो इसका मतलब यही ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर मोल कॉन्सेप्ट पर एक अच्छा क्वेश्चन जिसको आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 78, इसमें पूछा गया इनकरेक्ट। आप इसको रिडॉक्स पर भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्रुप नंबर 1 पर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी ना आता हो आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। वैसे ही लुटने के लिए उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 4 तो कहां से ही लुट सकते हैं, तो इसका मतलब इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बकवास, बिल्कुल प्यारा सा नन्हा सा सवाल, मतलब आप आंख बंद करके थोड़ा सा ना करें तो ढंग से ही करें और बहुत आराम से। आई होप कि केसीसी के स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा, और कोई भी स्टूडेंट जिसको एस ब्लॉक की केवल हल्की सी समझ भी है वो भी इसको कर सकते हैं। गैडोलिनियम पर प्यारा सा डी एंड एफ ब्लॉक पर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन में अगर मैं एक इस वाले को बोला जाए एफ ब्लॉक का तो दूसरा डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और इसमें गैडोलिनियम एक प्यारा सा हमारे पास में एक एलिमेंट है जिसके बारे में हम नॉर्मली देखें 64 एटॉमिक नंबर हो गया, तो जीनोन आप यहां पर ओपन कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि इसको आप हटा भी दें, तो केवल और केवल एक ट्रिक बताई थी आपको, एक ट्रिक बताई थी ना अलग अलग, जो रोमेंट वाली भी थी और एक जो सन्यासी वाली, दोनों तरह की आप किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4f कितने आ जाते हैं, यहां पर 7 आ जाएगा, 5d कितने आ जाएंगे, इसके अंदर 1 आ जाएंगे, मतलब वो इसको देखा जाए तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, व्हाटसोएवर जिधर से भी आप करना चाहें। वैसे भी आपको ये रटवा दिया गया था, समझा दिया गया था कि बार बार ये पूछा जाएगा। लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले 2 को तो बाहर निकाल लो आप लोग, बची बात है इसकी। अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो इसको बाहर निकालते ही आपके पास में जो बन करके आया 1 2 3 4 5 और 6 7 ये बन करके आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स भरो 1 2 3 4 5 6 7, सभी के सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आप भर के देंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डी जनरेट होने चाहिए। तो इसका मतलब हाफ फील्ड बनकर के आया है, तो 4 और 3 7, और इनकी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर कि एक्सचेंज एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 1। बिल्कुल प्यारा सवाल, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ में हल्का सा रिलेट किया है। केमिकल काइनेटिक्स पर बेहतरीन सवाल, और इस पर आने वाले क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी इस बार अच्छी खासी थी, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर, और दोनों ही क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक हैं। अगर इस वाले को देखो तो ये ऐसा कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, जबकि मतलब आप सभी को ये रटा पड़ा रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होगा वो बिल्कुल इस तरह कांस्टेंट आएगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब आप इसको नॉर्मली देखो, टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.693 डिवाइड बाय, और यहां पर ऑब्वियसली वैल्यू आनी चाहिए log 2 डिवाइड बाय k आ जाता है ना, log 2 डिवाइड बाय k को आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर 0.0693 डिवाइड बाय के, इस तरीके से सॉल्व कर दो। क्या इसमें ए नोट आया, नहीं आया, वही बारे में बस आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, इसने बोला 0th ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू इनटू के, ए की पावर क्या आ जाना है 0, तो क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड भी नहीं कर रहा, तो शक्ल पर ही लिखा है कि ये क्वेश्चन वहीं से ही आ सकता है, तभी ये कर्व बनेगा। आप सभी के पास में जितने भी स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है उन सभी को पता है कि ग्राफ एक जगह बना करके दिए हैं, सभी के सारे ग्राफ एक जगह पर ही हैं। आप देखो जरा, क्या कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन ऐसा आएगा, नहीं, वो तो रेट का आया करता, मैंने बोला है रेट का और इनिशियल कंसंट्रेशन का ही आना चाहिए, तो रेट और कंसंट्रेशन, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, एक ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो कट गए, एक तो ये नहीं हो सकता और एक पहले वाला ऑप्शन, ये तो ये वाला हो सकता है और ये वाला। अगले वाला चलते हैं, क्या टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्या टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर में, बिल्कुल नहीं, तो यही वाला सही जवाब आ जाना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि इसने पूछा क्या है यही वाला, तो इसका मतलब क्या इस पर डिपेंड करता है, नहीं, तभी जाकर के स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर आ गया और ये वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स, ये लीजिए सर।
राइट ये तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन है केमिस्ट्री का पूरा। यस सर। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं हम, देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है अबाउट द एंजाइम। अब चूंकि एंजाइम हम बोलते हैं भाई वैसे देखा जाए तो हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर का पार्ट है, इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप बात करो तो एंजाइम आपका रिएक्टिविटी रेट में भी काफी रोल प्ले करता है, आपका काइनेटिक्स में, सरफेस केमिस्ट्री में भी आता है। तो अगर आप देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोला, लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ही क्लियर है। अगर आप देखो हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ही बहुत ही क्लियर कर दे रखा है, जब हम सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस समय एक्टिवेशन एनर्जी लगभग 6 किलो कैलोरी पर मोल लगती है। लेकिन उसी के जगह पे जैसे बेटा हम एंजाइम यूज करते हैं, है ना, हम जब इन्वर्टेज एंजाइम यूज करके सुक्रेलोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लगभग आपको 2.2 के आसपास में कुछ किलो कैलोरी पर मोल ये एक्टिवेशन एनर्जी, यानी देखिए एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम यूज करते से क्या हो गया, धड़ाम से कम हो गए। मतलब पहला स्टूडेंट बहुत ही सही बोल रहा है। एंजाइम सर पॉलीसैकेराइड, भाई यहीं पे आंसर मिल गया। अगर आपने यहाँ पे फोकस किया होता, क्या पूछा, इनकरेक्ट, आंसर यहीं पे मिल गया। एंजाइम सर पॉलीसैकेराइड बोल रहा है, पॉलीसैकेराइड ने लार्जली एंजाइम्स क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स, उसमें भी क्या होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब जब प्रोटीन्स बोलेंगे तो आपका कौन सा लिंकेज आ जाएगा, वहां पे लिंकेज आ जाएगा आपका ये पेप्टाइड लिंकेज आ जाएगा, केमिकली अमाइड है। तो यहीं पे आगे बात करने की भी जरूरत नहीं है, 81 का आंसर बन जाता है आपका एंजाइम्स और पॉलीसैकेराइड। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम इन दैट। यस, ये आ गया वापस अपने प्यारे रजत सर का प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए गाइज, ये क्वेश्चन आप कहीं से बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप कह सकते हैं इसको कोऑर्डिनेशन आया हुआ क्वेश्चन है, तब भी हो सकता है। वीबीटी सीएफटी पे ओपन करते हैं अपन लोग। आप कह सकते हैं इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया हुआ क्वेश्चन है, तो भी सही है। अगर आप बोलेंगे इसको डी ब्लॉक से आया हुआ क्वेश्चन है, तब भी ये बिल्कुल सही जवाब है। आप कहीं से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आओ जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले बोला गया है कि इन, पहली बात ये ध्यान रखना इनकरेक्ट है, फिर दोबारा से अगले वाला बोला गया है कि 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। ये बिल्कुल सही जवाब हो गया, क्योंकि सभी की शेप तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही होनी चाहिए। इन ऑल एटम ऑल द, एक बात आप याद करिए कि एक बार मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर लिया था, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो पूछे गए हैं। आओ जरा देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है वो डीजेनरेट सेल होते हैं, तो सारे के सारे डीजेनरेसी का मतलब ही हुआ कि वहां पर सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, द शेप ऑफ dx dz एंड dz आर सिमिलर टू ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे के सारे ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस वाले होने चाहिए। और dx² y², ये आप लोग, ये तो 2D की बात है जो मैं इस पर बना रहा हूं, इसको आप लोग 3D में बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके जानते हो कि अगर हम dz² को बनाएंगे तो एक ऐसा बनेगा और इनके बीच में एक डव बन जाता है। तो इसका मतलब यही वाला इसने गलत दे दिया, इसने बोल दिया उसको सिमिलर, जबकि आप लोग देखोगे तो dz² और इसकी शेप जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना होगा। रीजन, क्योंकि इसको आपको ऐसा महसूस होता है डी ब्लॉक के साथ में लिंक करा हुआ, ऐसा लग सकता है आपको कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेडॉक्स के साथ में लिंक करा हुआ है, ऐसा लग सकता है आपको कि आप कुछ भी ना लगाएं, केवल सवाल को देखें। और इसमें से जब मैंने आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले को गायब करा था, तब जाकर के आप इसको बड़े आराम से बिना कुछ सोचे हुए ही कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसने समझा है कि आपको, आप हो सकते हो कि आप थोड़ा कम दिमाग लगाओ, क्योंकि इसने यहां पर देखो, इसने पहली चीज ने दिया है कि MnO4 नेगेटिव ने इसका रिडक्शन दिया, और यहां पर कौन सा दे दिया, +2 से +7, मतलब इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। वैसे अपने को ज्यादा देखने नहीं पड़ते क्योंकि हम इसमें फॉर्मूले लगाते ही नहीं है। अगले वाले को देखोगे तो यहां पर O2 है और यहां पर मतलब इसने 0 से -2 में लेके जाना है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन, इसका मतलब रिडक्शन वाला ही पोटेंशियल दिया है। आप अगर इसमें कुछ भी ना लगाएं, केवल इसमें दिया हुआ है कि MnO4, अरे इसको मतलब है MnO4 नेगेटिव होना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा सही कर लेना इसको, यहां पर होना चाहिए MnO4 नेगेटिव, लिबरेट करता है ऑक्सीजन को पानी के अंदर से। बस इसी को ही पकड़ करके आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा क्या सीन होता है, आप सभी इसको डी ब्लॉक से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी कर सकते हो। ये पानी के साथ में रिएक्शन करेगा, गुलू गुलू करेगा और O2 बनाएगा, और O2 बनाने के बाद में एसिडिक मीडियम में आप सभी जानते हैं कि ये वाला ये बना करके देता है। और आप सभी को ये भी पता है कि रेडॉक्स पर आप लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा है,
डी एंड एफ ब्लॉक पर भी पढ़ा है 153 एन फैक्टर होते हैं KMnO4 के लिए, तो ये Mn+2 बनाना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन से भी आप ऐसे देख सकते हो। और हम इस पर कुछ भी नहीं लगाते, केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके छोड़ देते हैं। कितना आया -2 0 और यहाँ क्या आया +2। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना है इसको। बताओ +7 से +2 में गया तो रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? ऑब्वियस सी बात है, सेल रिप्रेजेंट कर लो आप, सीधा उठा करके सेल को रिप्रेजेंट कर डालो, यहाँ निगेटिव आ रहा, इधर क्या आएगा Mn+2 बन करके आया, और इधर आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे तो H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 के अंदर। तो इसका मतलब H2O O2 के अंदर कन्वर्ट हुआ, एक तो ये माइनस पे जाएगा और वो वाला ऑब्वियस सी बात है प्लस पर चला जाएगा, यहां पर फॉर्मूले लगने बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा ये वाला बन करके आया और -1.223, तो इसका मतलब प्लस में भी कितना आएगा? बहुत थोड़ा सा। तो ऑब्वियस सी बात है प्लस है, अगर ई नोट की वैल्यू प्लस है तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसका मतलब इसमें या तो ये होता है या हो सकता है, और ई नोट की वैल्यू हमारे पास ये निकल गई है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा हल्की सी कैलकुलेशन, और यहीं पर ही देख के बता सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि 2 तो कभी भी नहीं आने वाला। यहाँ तो एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा सा खास बात ये रहती है कि इसमें डायरेक्ट इन्हीं को ही आप नेग्लेक्ट करके बता सकते हो। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 से सवाल, जेई में आया हुआ कई बार क्वेश्चन, जेडब्ल्यू में भी बहुत बार पूछा गया है, नीट के अंदर भी पहले से क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार आपको बताया भी गया है कि सीजियम जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज किया जाता है, और सभी ने बहुत अच्छे से ये चीज जान रखी होगी, सभी को पहले से ही पता होता है। कोई भी आप कहीं से भी पढ़ो, आपको ये वाली चीज बिल्कुल पहले से ऐड, और इतने पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। आप चाहें तो उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। लिथियम को, लिथियम आयन बैटरीज मोबाइल्स के अंदर अपन यूज करते हैं, उससे भी यूज कर सकते हैं। सोडियम कूलेंट की तरह से यूज कर सकते हैं। अगर इसको CO2 दे तो ये पोटेशियम कार्बोनेट बनाने की कोशिश करेगा। तो एक ही सिंपल सी बात, सीजियम जो है इससे मिलना चाहिए, तो डी का आंसर 4 से मैच करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर गाइज। बिल्कुल सिंपल मैचिंग टाइप को तो मैंने आपको बताया था, वो तो बहुत बिल्कुल सिंपल खेला होता है, आपको बड़े प्यार से करना आना चाहिए। आइए जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। राइट, आई थिंक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इस बार बहुत आए हैं। जिसने मास्टर द एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी ना, yes, उसको एक फायदा होगा। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट टाइप सवाल। जितने भी अपन हर बार जो पहला पेपर बेसिक क्लासरूम नोट्स पे लेते हैं, फिर दूसरा जो एनसीईआरटी बेस लेते हैं, फिर अप्लाइड, उस तरीके के क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे ने भी सॉल्व किया बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड खास करके मुझे कुछ बच्चों ने फोन करके बोला सर जो आखिर के मॉक टेस्ट जो 20-25 टेस्ट लिए, उनमें जिन्होंने कायदे से सॉल्व किया उनका स्कोर डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्कोर जा रहा है तीनों सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स में भी मतलब उसके अंदर भी मेरे को कल कुछ बच्चों ने शाम को फोन किया था कि बोले सर जो लास्ट के 20 राउंड थे उनमें बायो के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया लास्ट के 20 राउंड में, तो बढ़िया एकदम। अच्छा स्टेटमेंट देखिए बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल के ऊपर सवाल है, बहुत ही सिंपल, ये रहा, सभी बच्चों को पता होता है। अब ये फिनॉल देखा जाता है बहुत ही वीक एसिड है, pKa वैल्यू अगर बात करते हैं फिनॉल का pKa वैल्यू आता है 9.98 है, मतलब ये काफी वीक एसिड है बेटा ये वाला। अब क्या बोला है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल। अब बहुत ही सिंपल, हम किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एसिड ने प्रोटॉन रिलीज कर दिया, यहां पे बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस, तो बस यही देखना है। बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूं, सबको रट्टा नहीं मारना है। जिस भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए, देखिए एसिड ने प्रोटॉन देने के बाद अगर कॉन्जुगेट बेस अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है या फिर स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो एसिड कैसा होता है, अच्छा एसिड होता है, यानी प्रोटॉन दे सकता है। अब यहां पे यही बोला है कि भाई मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनॉल सर हाइयर एसिडिक देन फिनॉल, एकदम से ये रहा नॉर्मल फिनॉल। अब जैसे हम इस फिनॉल में, जैसे ही बेटा हम इसी फिनॉल में क्या लगाते हैं, हमने इसी फिनॉल के नाइट्रो पे, जैसे हमने इसके नाइट पैरा पे लगा दिया मान लो, या ऑर्थो पे लगा दिया मान लो हमने नाइट्रो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसके पास बन गया कॉन्जुगेट बेस, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, यानी अल्टीमेटली देखिए नेगेटिव चार्ज कहां पे डिलोकलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, लेकिन सिंपल फिनॉल में ऑक्सीजन टू कार्बन। तो भाई जब नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिलोकलाइज होगा, स्टेबल बन जाएगा, राइट। मतलब और नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन योर फिनॉल। यहां तक कि हमने तो ये भी बताया था, पैरा नाइट्रोफिनॉल is more acidic than its ortho isomer, which is more acidic than its meta isomer, which is more acidic than its normal phenol। क्यों पैरा आइसोमर ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहां पे अगर लगा दूं मैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाता है
ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस प्रोटॉन को निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। हालांकि हमको उसके बारे में नहीं पूछा, बड़ा सिंपल पूछा है, नाइट्रोफिनॉल की एसिड एक्शन फिनॉल से ज्यादा होती है, मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिड एक्शन, मैंने बोल दिया पहले से, सेम एसिड एक्शन नहीं है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा एचबी होने की वजह से डीप्रोटोनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मेटा के केस में तो सिंपल क्या लगता है, नाइट्रो का माइनस आई, एंड माइनस आई के कंपैरिजन में माइनस एम यानी नेगेटिव रेजोनेंस की पावर डेफिनेटली ज्यादा है, इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है आपका, गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऐसा ऑप्शन कहां पे है, नंबर सेकंड। अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये तो फायदा आपको क्लासरूम में लिख के भी दिया है नोट्स में, एंड एनसीईआरटी का बुक ओपन करके बोर्ड पे आपको क्लियरली लिखा है क्वेश्चन 86, द पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू, बहुत सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिख रखा है, सल्फर के ऑक्साइड का पोल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर से बढ़ता है। किससे बढ़ता है, पार्टिकुलेट मैटर से बढ़ता है। एट द सेम टाइम जैसे ही ये ओजोन की रिएक्शन हो जाती है आपके SO2 के साथ, ये बन जाता है यहां पे SO3 प्लस डाइऑक्सीजन। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 जो है आपका, इसकी रिएक्शन बेटा जैसे आप SO2 के साथ हो जाती है, ये यहां पे बन जाता है आपका H2SO4 बन जाता है, यहां पे क्या बन जाता है आपका, H2SO4 बन जाता है। मतलब आपका ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये तीनों मिलके क्या कराते हैं, आपके सल्फर के ऑक्साइड का पोल्यूशन क्या कराते हैं, एनहांस कराते हैं। सो ए, फिर आपका कौन है, बी, फिर डी, ऑप्शन कहां पे है, ए बी डी, दैट इज आंसर नंबर रहेगा 1। आइए देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, नॉमेनक्लेचर का, भाई ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, नोटबुक में लिख के दिया। मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ बच्चे जबरदस्ती इतने अलग थलग तरीके के नॉमेनक्लेचर ट्राई कर रहे होते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आपको नीट हो चाहे जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो, ऊट पटांग से नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही सीधा होता है। ये बच्चे को भी समझना चाहिए कि पेपर सेटर को भी बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होती है, गाइडलाइंस होती है कि पेपर सॉल्व करने वाला एक 16-17 साल का बच्चा है जिसको बहुत स्टिपुलेटेड टाइम में पेपर सॉल्व करना होता है। इसके लिए ऐसे ऊट पटांग से नॉमेनक्लेचर कभी नहीं आते कि भाई यहां पे लगा दिया ये वाला, यहां पे लगा दिया ये वाला। कुछ बच्चे ऐसा ट्राई करने में पूरी जिंदगी वेस्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछते, बहुत ही क्लियर कट होता है, ध्यान रखना। तो बड़ा सीधा सीधा है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हमेशा मैंने बोला जब भी नॉमेनक्लेचर की बात आई, नंबरिंग के लिए फॉलो कीजिए फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फॉलो कीजिए मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद फॉलो कीजिए सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले उसकी नंबरिंग डिसाइड कर लेते हैं, किधर से नंबरिंग नजदीक है, इधर वाले साइड से इसकी नंबरिंग नजदीक है, बन गया बस। इसके बाद क्या आपका ये रहा 4, 5, 6, तो 1 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, 4 पे मिथिल है। ऐसा ऑप्शन कहां पे आता है, नंबर 4। राइट गाइस, चलिए गाइज, अब केमिकल इक्विलिब्रियम पर बिल्कुल ही सस्ता सा सवाल, मतलब इसने इतनी भी मेहनत नहीं करवाई कि केमिकल इक्वेशन ही अनबैलेंस दे दे, वो भी दे दी, और आपको सब कुछ डेटा दे रखा है, वैल्यू निकाल देनी है। आपको सभी को पता है केसी केपी पर भर भर के सवाल आते हैं, और उसके साथ साथ एक ली शटलियर प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो तो इतना पूछा भी नहीं है। सिंपल केसी की वैल्यू बताओ, तो केसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट O3 दिया हुआ है, इसकी पावर 2, ऑब्वियसली शकल पर लिखा है कि ये बैलेंस भी है, और यहां पर बन जाएगा 3 बनकर के आया। किसी की वैल्यू भी दे दी है इसने कि 3, इसकी वैल्यू दे दी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -59 इज इक्वल टू, आपको निकालना क्या है, O3 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इसकी पावर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब हम अंडर रूट लेंगे, और इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने अंदाज में, जहां पर हम लिखते हैं 4 × 10 टू द पावर -2। इसकी पावर कितना लेना पड़ेगा अपने को, इसकी पावर लेनी पड़ेगी 3। आइए जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -59 इज इक्वल टू, इसको आप 4 की पावर 3 मतलब कितना ले सकते हैं 64, और इनटू 10 टू द पावर कितना बन जाएगा -6, ऊपर आ जाएगा O3, और इसकी पावर आ जाता है O2 स्क्वायर। इसका मतलब O3 की पावर 2
इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी तरफ, तो कितना आ जाता है 192 इंटू 10 टू द पावर, ये बन जाना चाहिए -65। थोड़ा हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग को स्क्वायर लेना होता है, तो इसलिए इस पॉइंट को खिसका देंगे हम इधर, तो पावर जो है एक बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास में बन करके आना चाहिए 192। तो क्या बन करके आएगा हमारे पास इसमें 19.2 इंटू 10 टू द पावर -64, और इसका अपन अगर अंडर रूट ले लें तो O3 की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, यहीं से ही खत्म हो जाता है ये। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये 64 का अंडर रूट लेना है, तो इसका मतलब हमें इसका आधा करना पड़ेगा। -32 वाली कौन सी पावर आ रखी है, ये वाली आ रखी है, इससे सॉल्व हो गया। दूसरा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लिया 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 16 होना चाहिए, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 हमें क्लियरली बताता है, बिल्कुल सिंपल और सस्ता सा सवाल, केमिकल इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला आओ। देखो, मैंने आपको मेटलर्जी पढ़ाते पढ़ाते ये जरूर बोला था कि आप ये जरूर सोच करके चलना कि जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपके सामने हो सकता है कि बहुत ही सिंपल सा और पर ही सवाल आ जाए और आप लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को उसके अंदर पढ़ लें, और वैसे वाली चीजें ही बिल्कुल सीधी सीधी आ गई। नाम से ही पता है, क्लास 9th के बच्चे भी को पता होता है, 10th के बच्चे को पता होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में एम बाद में आता है एबीसीडी के अंदर, तो ये 3 वाला आएगा, इससे मैच हो गया, और ये इससे मैच हो गया। जिसको ये आता था उसने भी सॉल्व कर दिया होगा। कैलामाइन का फॉर्मूला होता है ये वाला, तो उसने सॉल्व कर दिया होगा, नहीं आता तो तब भी सॉल्व कर दिया होगा, कि ये बिल्कुल जनरल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देख लो, डी वाला मिलना चाहिए 4 से, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है, और बी वाला मिलना चाहिए फर्स्ट से, तो बी वाला मिलना चाहिए, मैग्नेटाइट मिलना चाहिए इस पर, हेमेटाइट मिलना चाहिए 3 पर, तो बी वाला किस पर मिलना चाहिए, फर्स्ट पर। बी वाला मिलना चाहिए, अच्छा सॉरी 4 3 में है, अच्छा एक ये भी है, 3 में 4 है, तो इसका मतलब ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आओ जरा बी वाले के अंदर चेक कर लेते हैं। बी वाला मिलना चाहिए फर्स्ट से, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई होगा, तो ये वाले तो हट गए, ये वाला हट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, ये वाला। मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल जनरल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए जनाब, क्वेश्चन नंबर 90। आई थिंक ये जो अभी मेटलर्जी का सवाल सॉल्व किया, मेटलर्जी का सालों साल ओर्स के ऊपर ही सवाल आता है। यस सर, पीवाईक्यूज में भी सेम टू सालों साल ओर्स पे ही सवाल आता है, और बच्चों को बस यही करना होता है भाई ओर्स को एकदम बढ़िया तरीके से करे पहले, और ओर्स का पूरा कच्चा चिट्टा करने के बाद फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है वो करो, लेकिन पहले ओर्स को जो है अच्छे तरीके से निपटा दो, वो भी एनसीईआरटी पर। यस यस यस, एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल, जब हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं अल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के टाइम पे भी पढ़ लेते हैं हम लोग इसको, एंड उसके बाद में ग्रूज रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। लूकास टेस्ट है, लूकास रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे दे रखा है उन्होंने। एंड इसके बाद जब हम अल्कोहल चैप्टर में आते हैं तो अल्कोहल चैप्टर में अल्कोहल के डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही क्लियरली मैंने लिख के दे रखा था आपको, मैंने ये लिख के दे रखा था कि भाई अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, आपका लूकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होती है, तो चूंकि टर्शियरी का कार्बोकेटन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी बनता है। जैसे कार्बोकेटन बना, यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा यहां पे, मतलब यहां पे बन जाते हैं आपके पास क्या, क्लोराइड। अब क्लोराइड जो होते हैं इस रिएक्शन मीडियम में, क्लोराइड्स आर इनसोल्युबल इन योर लूकास रिएजेंट, एंड चूंकि इनसोल्युबल होते हैं उसी वजह से ये यहां पे क्या बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई अल्किल क्लोराइड जो है क्यों यहां पे टर्बिड सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन अपने केसीसी के बच्चों को बहुत क्लियरली बता दे रखा है मैंने, चाहे नीट के हो चाहे जेई की, भाई अल्किल क्लोराइड जैसे बनता है वहां पे इनसोल्युबल होता है वो लूकास रिएजेंट में, तभी वजह से टर्बिडिटी सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। एंड टर्बिडिटी आ गई, इसी का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुकी है वहां पे। तो टर्शियरी अल्कोहल के साथ में इमीडिएटली होता है टर्बिडिटी फॉर्मेशन, इमीडिएट होता है, जबकि आपके सेकेंडरी अल्कोहल के साथ लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं अलोंग विथ हीटिंग, एंड प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब 30 से 40 मिनट लगते हैं टर्बिडिटी फॉर्मेशन के लिए अलोंग विथ हीटिंग। इस वजह से कई बार स्टूडेंट्स टीचर ये बोल भी देते कि भाई प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, तो ऐसा नहीं होता, रिएक्शन होती लेकिन बहुत टाइम लगता है, एंड हमको 10 मिनट तक तो पता चल ही जाता है भाई 5 मिनट में भी टर्बिडिटी नहीं आया, 10 मिनट में भी नहीं आया, इसका मतलब ये सेकेंडरी भी नहीं है, टर्शियरी भी नहीं है, प्राइमरी है। मतलब ये बहुत ही सीधा सीधा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा क्या दे रखा है, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, गलत मैंने अभी बोला, मोस्ट रिएक्टिव कौन होना चाहिए आपका, टर्शियरी, क्योंकि टर्बिडिटी क्या दे रहा है, इमीडिएट। सो पहला सही, दूसरा गलत, ऐसा ऑप्शन कहां पे, ऑप्शन नंबर है बेटा सेकेंड ऑप्शन है। तो राइट, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद आता है आपका, यस रजत सर का बहुत ही सिंपल रेडॉक्स टाइप का क्वेश्चन ये आपका, यस सर, ठीक है ना।
बिल्कुल रिडॉक्स पर आप सभी ने जाना, इसको आप डी ब्लॉक से कर सकते हो, रिडॉक्स से कर सकते हो, और एक नॉर्मल सी मोल कॉन्सेप्ट की ट्रिक से भी उड़ा सकते हो। एक सिंपल सी बात आपको बताई थी कि बेन 153, आप एक ये वाली चीज को ध्यान रख लेना। इसमें होता क्या है, एन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है बस। न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्काइन अल्कलाइन जो मीडियम होता है, आप लोगों ने सभी ने देखा है कि डी ब्लॉक के अंदर भी हम लोगों ने KMnO4 के अंदर पढ़ा कि जब इन दोनों का लिया जाएगा तो मैं अल्कलाइन लूं कि फिर न्यूट्रल लूं। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग न्यूट्रल को लेंगे, और न्यूट्रल में कौन सा कंपाउंड बन रहा होता है, न्यूट्रल में बन रहा होता है MnO2, और पहले कौन सा था MnO4 निगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए +7, सीधा सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए +4। तो इसका मतलब कितने का चेंज आया, चेंज आया 3 का, मतलब एन फैक्टर तो 3 आएगा, लेकिन पूछा क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके अंदर बताओ, अच्छा ये पूछ लिया कहां से कहां, तो मतलब +7 से +4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा एक और अच्छा सा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर से मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप कहीं से भी बिल्कुल सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर पर चलता है जी, ln ज्यादा माइनस ln कम, ये वाली वैल्यू से आप देख सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये चेक करिए, इसमें k की वैल्यू निकालनी है, रेट कांस्टेंट निकालना है, और वो भी मिनट इनवर्स में दिया तो उसको बदलने की जरूरत नहीं। आप इसको चेंज ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/t या फिर 2.303 आगे आ जाएगा log, और ऊपर आएगा a0 डिवाइड बाय आएगा 80। इसकी वैल्यू देख लीजिए 2 बिल्कुल सिंपल सवाल। t की वैल्यू कितनी है 5, यहां पर दिया है log। कॉन्सेंट्रेशन देख लो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 10 टू द पावर में रखा करते हैं हम लोग, टेंशन नहीं लेते। इतना माइनस ये बनकर के आया, ये आया -3 बनकर के आ गया, और इसी को ही अब आप ऊपर ले जाइए, 2.3 ले लो जी, इसको 4 log ये बन जाना चाहिए 10 की पावर 2, और जो अपने आप में केवल 2 बनकर के आएगा, तो इसका मतलब 2.5 इंटू 2 और डिवाइड बाय बनकर के आएगा ये, सॉरी 2.3 आएगा यहाँ पर 2.3, तो इसका मतलब क्या आया 4.6 डिवाइड बाय 5, और ये एक बार भी नहीं चल पा रहा, तो इसका मतलब 0.9 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। इसमें जरा चेक कर लिए, इसका ऑप्शन नंबर आ गया है 1। बिल्कुल क्लियर क्लियर सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि ऑर्गेनिक है कि बिरादर। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है भाई, ओजोनोलिसिस का। बहुत बार बोला है आप लोगों को, ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन जरूर आते हैं, नीट हो चाहे जी, डेफिनेटली आते हैं। अब ओजोनोलिसिस में दो तरीके के क्वेश्चन, एक आपको सीधा सीधा अल्कीन दिया, प्रोडक्ट पूछा, दूसरा प्रोडक्ट पूछ के आपको अल्कीन पूछते हैं, रेट्रो क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में दे रखे हैं, इनफैक्ट ये एज इट इज दे रखा है। देखिए क्या बोला है, बोलता है कंपाउंड एक्स है जो रिएक्शन करने के बाद ओजोनोलिसिस रिडक्टिव वाला क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मिथिल प्रोपेनल। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट देके अल्कीन निकालने को बोला जाए, लिखिए जो दिया है, तो क्या दिया है, फॉर्मल्डिहाइड दिया है। सो ये रखा मैंने, लिख दिया फॉर्मल्डिहाइड, प्लस क्या दे रखा है 2 मिथिल प्रोपेनल यानी आइसोब्यूट्रलडिहाइड है ये वाला आपका, तो ये लिख दिया बेटा आप लोगों ने आइसोब्यूट्रलडिहाइड, ये रहा आपका 2 मिथिल प्रोपेनल। इसके आगे की स्टोरी सभी को पता है, करना क्या होता है इसके आगे आपने बस ये यहां से हटा दिया, ये आपने जोड़ दिया, क्या बन गया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा CH3 IUPAC नोमेनक्लेचर सभी को आ जाता है, 3 मिथिल 1 ब्यूटीन, यानी ऑप्शन नंबर कौन से आपका 4। बड़ा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपका। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स मतलब इसने सभी जगह से क्वेश्चंस को उठाया हुआ है। आप देखोगे मोल कॉन्सेप्ट से भी 2 से 3 क्वेश्चन तक पहुंचाए हैं, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के बाद में। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ मैटर पर भी क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर 3 से ज्यादा सवाल, एक बोनस जाएगा, अभी आप देखने वाले हो। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है, वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, इसने मास दे रखा है, इसने टेम्परेचर दे रखा है, आइडियल गैस ये बोल भी दिया इसने, और प्रेशर आप सभी बच्चों को 11th क्लास में आते ही ये चीज पता होती है कि PV = nRT, और बहुत ज्यादा पता है ये। आप इसको बस केवल और केवल ये लिख करके यहां पर छोड़ करके आ जाओ। प्रेशर की वैल्यू आओ जरा चेक कर लेते हैं, प्रेशर की वैल्यू निकालनी है क्या, अरे बार में ही निकालनी है। अच्छा एक और चीज, यूनिट भी इसने बदलने का मतलब वो भी नहीं करा, इसने यहां पर बार लिख दिया और यहां पर भी, मतलब आपको कुछ करना भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इनटू वॉल्यूम देख लीजिए कितना है, 10 लीटर दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितनी आएगी 64 ग्राम है, और डिवाइड बाय ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम पर मोल, इंटू आर की वैल्यू है 0.0831, इंटू टेम्परेचर बनकर के आया है जनाब
300। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, ये बन करके आया तो 2 बन करके आ गया, आप इसको हल्का सा इधर लेकर के जाओ तो 8.3 बन जाएगा, जिससे 2 जीरो कट जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट है, हल्का सा देख लेना। यहां पर 2 आया इनटू, देखो इसको इधर लेकर के जाओ तो क्या बना 8.3, केवल और केवल इतना ही लिख करके छोड़ो, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाता है करना, और डिवाइड बाय आ गया। ये राइट साइड में लेके जाते हैं तो पावर कम होती है, तो 10 to the -2 आएगा जो इसको उड़ा देगा। अगला देखो, इसके अगले वाला, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर आ जाना चाहिए 8.3 डिवाइड बाय 10। आओ जरा इसको सॉल्व करें, 6 3 जा 8, ये बनकर क्या जाता। अच्छा, और उसके बाद में यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनकर क्या आएगा, तो 48 और डिवाइड बाय मतलब 4.9 के अप्रॉक्स आ जाना चाहिए ओवरऑल ये वैल्यू, क्योंकि हमने हल्का सा इधर को छोड़ा है तो 4.8 हल्का सा बढ़ेगा 4.9। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर गाइस। और नॉर्मली भी देख सकते हैं, इसको हटाओगे भी आप लोग तो 6 8 जा 48 डिवाइड बाय 10, तो मतलब क्या आना चाहिए 4.9 4.8, और हल्का सा ऑब्वियस बात है हमने इसको नेग्लेक्ट करा है तो ये बढ़ जाएगा तो 4 और इस शक्ल पर भी लिखा है, केवल यही वैल्यू इसको मैच करेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, एक अच्छा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर, और इसमें भी बिल्कुल केसीसी वाले सभी बच्चों को पता है कि इसको डायरेक्ट भी उड़ाया जा सकता है, और इस पर आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। इसको नॉर्मली भी इसकी शक्ल पर ही लिखा हुआ है कि सारे के सारे जो लीगेंड है, ये EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, कहां पर ज्यादा है, इस पर ज्यादा है, फिर इस पर कम है, उसके बाद में इस पर है, तो सबसे ज्यादा CFSC भी इसी तरीके से चलेगी। सबसे ज्यादा किसके आने चाहिए 3 वाले की, तो C का सबसे ज्यादा आएगा, फिर A का आना चाहिए, और A के बाद में आना चाहिए B का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 2। आइए सर, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तड़कता फड़कता सा सवाल। यस राइट, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, दिया क्या है, which one of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating। मैंने कितने बार बोला है सभी बच्चों को भी, जब भी आपको दिखे अल्डिहाइड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्कलाइन मीडियम, समझ जाना ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन है। एंड सिमिलरली कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अल्कली, समझ जाना कैनिजरो का क्वेश्चन। अब यहां पे दे रखा है आपको 2 कीटोन्स दे रखे, एक दे रखा है बेटा आप लोगों के लिए क्या एसीटोन दे रखा है, एंड दूसरा क्या दे रखा है 2-पेंटेनोन। भाई 2-पेंटेनोन यानी ये होता है, तो ये आपके पास है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है ये वाला आपका, ठीक है ना। क्या दे रखा है यहाँ पे आपका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन दे रखा है। अब अल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो अब देखिए, जब आपको ऐसे 2 अलग अल्डिहाइड या 2 कीटोन दिए जाते हैं जहां पे दोनों के पास भी क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन, तो उस केस में ज्यादा नंबर ऑफ अल्डोल बनते हैं, कुछ सेल्फ अल्डोल बनते हैं, कुछ क्रॉस अल्डोल बनते हैं। तो अब देखिए पूछा है हमको कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। अब देखा जाए ना, पता बहुत ही सिंपल, एक बार आपको दे दिया 2 रिएक्टेंट कौन से, अगर अपने केसीसी के बच्चे हो तो बहुत ही इमीडिएटली आंसर निकाल सकते बिना कुछ किए, क्योंकि मैंने बड़ा सिंपल बोला था। अगर आपको अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट करना है तो सबको यह ध्यान रखना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन। एंड अगर ये पता है तो इससे हम स्टार्टिंग के रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से आंसर पहले आता है। देखिए मैंने क्या बनता क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगर इसी से रिएक्टेंट निकालना है तो तोड़ दीजिए बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को। तो ये देखिए यहां पे अगर हम आते हैं, ये है आपके पास पहला वाला, ये रहा कार्बोनिल, उसके बाजू का ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा आपका बीटा कार्बन। तो मैंने बोला था इस अल्फा बीटा को तोड़ दीजिए, अल्फा बीटा को तोड़ के अल्फा को देने हैं आपके हाइड्रोजन, बीटा को कन्वर्ट करना है कार्बोनिल। तो अगर आपने इस अल्फा को हाइड्रोजन दे दिए तो जरा ध्यान से देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ये बना कुछ 1 2 3 4 5 यानी 2 पेंटेनोन बना भाई, 3 पेंटेनोन बना। एंड जब इस बीटा को आप कार्बोनिल में कन्वर्ट करते तो 1 2 3 4 5 यानी ये भी क्या बना 3 पेंटेनोन। भाई 3 पेंटेनोन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, पहला ही होना चाहिए। बाकी सब देखिए बराबर से बन सकते हैं। कैसे, देखिए ये अल्फा बीटा को तोड़ दिया आपने, इस अल्फा को मैंने क्या बोला था हाइड्रोजन दे दिया, यानी इधर कौन बन गया आपका एसीटोन, एंड बीटा को कन्वर्ट कर दिया आपने कीटोन यानी CH3C डबल बॉन्ड हो, यानी ये बन गया पेंटेनोन। तो ये बराबर बन सकता है। इधर देखिए ये क्या है, ये आपने ये यहां से तोड़ दिया, ये बीटा है, इस बीटा को आपने क्या दे दिया कीटोन, ठीक है, इस बीटा को बना दिया कार्बोनिल, इस अल्फा को आपने दे दिया हाइड्रोजन, यानी ये रहा आपका एसीटोन, ये रहा आपका 2 पेंटेनोन, यानी ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका फिर से अल्फा बीटा तोड़ दिया यहां से,
तो इसको क्या कर दिया आप लोगों ने, इसको कर दिया कार्बन। अच्छा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2 कार्बन, ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये 5 कार्बन लेते, बच्चे ने टाइपिंग में गलती से 4 ही ले रखा है, तो ये तोड़ दिया आपने अल्फाबेटम। यहाँ से इधर वाला क्या मिल गया आपको, एसीटोन। इधर वाला 1 2 3 4 5 पेंटेनोन। तो सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो बन गया आपका 3 पेंटेनोन से, जबकि क्वेश्चन में आपको 3 पेंटेनोन मेंशन ही नहीं किया है। चलिए सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर ये बहुत प्यारा सा बोनस वाला सवाल। एक्चुअल में इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है एनटीए से। इसमें यहाँ पर जो इसने 10.5 लिया, थोड़ा सा इधर खिसक के आना चाहिए था। एनीवे अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व भी करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने इक्वेशन भी इवन दो दे रखी है, आपको केवल और केवल नस्ट इक्वेशन लगानी है। वो नस्ट इक्वेशन होती है E = E0 - 0.06 डिवाइड बाय n। आप ये जरूर चेक करें कि 298 केल्विन दिया है तो बिल्कुल सही रखेंगे उसको। आगे उसने वैल्यू भी इतनी दे रखी है, अच्छा वो वैल्यू भी दे ही दी। अच्छा आगे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लॉग, और ऊपर आना चाहिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है 10⁻³ ये वाला दिया हुआ है। ओके, और नीचे की तरफ जो दिया है वो दिया है 10⁻, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए आप, 10⁻ कितना आएगा, -3 बनकर के आ जाएगा। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 10⁻, ये -3 हो जाएगा। बट आई थिंक मेन वाले पेपर में पॉइंट थोड़ा कम था इधर की तरफ। एनीवे इससे भी ये क्वेश्चन बैठेगा नहीं, आंसर आएगा नहीं। 10.5 - 0.06 डिवाइड बाय, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लॉग, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, 0। तो जो 10.5 आ जा रहा है वो भी मैच नहीं कर रहा और ये भी नॉर्मली मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन पर रॉन्ग आ जाएगा, ये बोनस बन करके आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ही बोनस की तरफ जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन है। आओ जरा देख लेते हैं। इसने बोला है कि रेडियस वाला फॉर्मूला आप सभी को पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू, इधर क्या ले लेते हैं हम, n² डिवाइड बाय z, या फिर आप इसको पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻² से मल्टीप्लाई करने के बाद में। और यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इक्वेशन के लिए ये तो कट ही जाएगा, इसकी तो वैल्यू कांस्टेंट ही होती है। अगले वाला, अगर मान लिया आप लोगों ने पहले लिथियम को रख लिया, लिथियम को 2+ रख लिया और नीचे He को प्लस रख दिया, तो इसका मतलब ऊपर ले लो n² डिवाइड बाय z, किसके लिए, लिथियम के लिए ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, 3² डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर इंटू, इधर आ जाएगा 2, और इससे ये कटा और इससे ये कटा, तो इसका मतलब कितना आएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय RH+, कितना वैल्यू दे रखी है इसने, 105.8। तो इसका मतलब 1.5 गुना करना है इसका, और इसका 1.5 गुना कम से कम इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो एंगस्ट्रॉम वाला तो नहीं होगा कि हमने वैल्यू ही पिकोमीटर में, अरे वैल्यू ही पिकोमीटर में रखी है ना। तो इसका मतलब इसका 1.5 गुना करेंगे तब कितना ही बैठेगा, 158, मतलब 150 के आसपास। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 4, मतलब 158.7 पिकोमीटर शुड बी द करेक्ट आंसर। आइए गाइज, बस 2 क्वेश्चन बचे। एक क्वेश्चन ये फिर बिल्कुल सॉलिड स्टेट पर प्लेन क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि आपको इसमें निकालना क्या है, एटॉमिक मास। 2 क्वेश्चन है इसको करने के। एक बच्चा है जो इस पर पेन भी नहीं चलाएगा, और एक ऐसा जो पूरी मेहनत करके कैलकुलेट करके एक ही आंसर लेकर के आएगा। आओ जरा इसको कैसे करें। आपको बस एटॉमिक नंबर याद है तो आधा गेम तो उधर भी बन जाता है। अदरवाइज रो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जमना, जमना मतलब ऐसे, और इधर क्या आ जाता है, A³। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, और उधर भी सेंटीमीटर दिया, इसलिए हम इसमें चेंज ही नहीं करेंगे। और वैल्यू FCC के लिए Z की वैल्यू 4, मास की वैल्यू हमें निकालनी है 6 × 10⁻23 इंटू A की वैल्यू कितनी की है 3.6 मान लीजिए, इंटू 10⁻⁻8, और इसकी पावर 3, और बस इसी को सॉल्व करेंगे तो मास की वैल्यू वो ही निकल करके आएगी जो एटॉमिक मास थोड़े ना चेंज होएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 63 के आसपास लेते हैं हम अपन लोग। तो 63.5 मतलब ये वाला, ये ही यूनिफाइड मास लेना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आ रहा है, और नॉर्मली करेंगे दूसरे मेथड से तब भी 63 पॉइंट। कुछ बच्चे तो इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट 4 आंसर डायरेक्ट। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्यारा सा क्वेश्चन। राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर आप बहुत ही क्लियरली देखेंगे इसमें क्या किया उन्होंने, रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट, एंड फिर उसके बाद जो आपका डायज़ोनियम का कॉन्सेप्ट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ डायज़ोनियम को
मर्ज कर दिया है। रिडक्शन वाले कितने सारे ले रखे हैं आपके लिए, अल्डिहाइड का रिडक्शन, कीटोन का रिडक्शन, एसिड का रिडक्शन, ईस्टर का रिडक्शन, एसिड हाइलाइड का रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, इमीन का रिडक्शन, इन सभी का। फिर LiLH4 से लिया है, NaBH4 से लिया है, डाइबल H या कितने सारे रिड्यूसिंग एजेंट, स्टीफन्स रिएक्शन, बहुत सारे रोजेनमैन रिडक्शन, कितने सारों का काम किया। बड़ा ही सीधा सीधा है, नाइट्राइल दे रखा है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। नाइट्राइल का अगर हम LiLH4 से रिडक्शन करते हैं तो बनता है आपका प्राइमरी अमाइन। अब ये देखिए कौन सा प्राइमरी अमाइन बन रहा है, यहाँ पे वो जो बन रहा है वो बन रहा है आपका बेंजिल अमाइन। ये है आपका बेंजोनाइट्राइल, IUPAC नॉमेनक्लेचर बनना चाहिए सभी बच्चों से। बेंजोनाइट्राइल का आपने क्या कर दिया, LiLH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस रिडक्शन, ये बन गया आपका CH2NH2। ध्यान रखिए जल्दबाजी में अगर किसी बच्चे ने NH2 डायरेक्ट रिंग पे लगाया होगा तो गलती हो गई, ये बन गया बेंजिल अमाइन। एंड बेंजिल अमाइन आपका एलिफेटिक अमाइन आता है क्योंकि NH2 डायरेक्ट लिंक को नहीं जुड़ा। ये बन गया आपका आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन, इसके बाद ये बन गया। अब सेकंड क्या दिया, सेकंड दिया है डायजोटाइजेशन। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था एलिफेटिक के डायजोनियम पे, तो मैंने बोला था एलिफेटिक का डायजोनियम जो है स्टेबल नहीं होता, अल्टीमेटली डिकम्पोज होकर के बनता है अल्कोहल, है ना। एक N2 गैस लिबरेट हो जाता है, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन दिखता है जो कि होता है आपका अल्कोहल का। खैर यहां पे तो पहले तो मैंने लिख दिया CH2N2Cl, अब उन्होंने आगे और बोला है वाटर यानी हाइड्रोलिसिस। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे डायजोनियम हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका PHCH2OH जो कि आपका बेंजिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, थर्ड, राइट। आइए राजेश सर। यस सर। सो बॉयज एंड गर्ल्स, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सॉल्यूशन जो बहुत ही काम आ गया होगा। खैर अभी जिनका एग्जाम हो गया उनको तो आपने क्या आंसर्स लिखे हैं, क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये तो सब समझ आ ही गया होगा सॉल्यूशन से। लेकिन ये सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए भी काम आने वाला है जो अगले 2023 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं। उन बच्चों को बहुत बढ़िया लर्निंग है सर इस पेपर से। बिल्कुल सर। बच्चों को ये देखना है कि पूरा फोकस NCERT होना चाहिए, और कोई भी मतलब मैक्सिमम सभी टाइप के हर एक मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आए। कोई चैप्टर मिस नहीं किया। बच्चा अक्सर आके पूछता है सर कौन सा चैप्टर स्किप करूं, किस पे ज्यादा फोकस नहीं करूं। ना बेटा, कोई चैप्टर स्किप नहीं करते हैं। NTA वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से पेपर सेट करते हैं। इसके लिए हर चैप्टर के ऊपर आपको बराबर तरीके से काम करना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कीप योर काम, कीप योर कंपोज्ड, बी फोकस। एंड जब आप एग्जाम में जाओ बहुत शांति से पेपर अटेम्प्ट करो एंड देखना झंडे गाड़ के ही आओगे आप लोग। एंड आई एम वेरी श्योर अपने KCC के बच्चों ने बहुत ही शानदार किया होगा सर। बिल्कुल सर। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट लेके KCC सबके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच।